नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैंटेसी नॉवल ऑडियो बुक में। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो आपको कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाएगी। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। अध्याय 881, नकल करना। व्हाइट फॉक्स कबीले के जिस व्यक्ति ने बोलना शुरू किया उसने तुरंत कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया, क्योंकि वह विशेष रूप से अद्वितीय था। वह लंबा और हट्टा कट्टा था और उसकी पीठ पर एक भारी हथियार था। उसकी बनावट से ऐसा लग रहा था मानो वह एक भारी तलवार हो। उस आदमी का चेहरा तराशा हुआ था और उसकी आंखें दो तेज धारदार ब्लेड जैसी थीं। उसकी बाहों के बीच एक हल्का सा निशान था जो हाथी दांत जैसा दिखता था। वहां खड़े होकर उससे एक भयानक, घृणित और खून खराबे वाली आभा निकल रही थी। ये भयानक आभा केवल उन्हीं लोगों पर प्रकट होती थी जिनके हाथ बहुत अधिक रक्त से सने होते थे। स्पष्टतः इस व्यक्ति ने जीवन और मृत्यु के कई युद्ध लड़े थे और वह जीवन और मृत्यु दोनों के लोगों से होकर गुजरा था। व्हाइट फॉक्स कबीले में ऐसा व्यक्ति कैसे था? उसकी घृणित और रक्तपिपासु छवि को नजरअंदाज करते हुए भी केवल उसकी उपस्थिति ही उसे लुओ कबीले में भी अत्यंत मर्दाना साबित करती थी। वह श्वेत लोमड़ी कबीले के स्त्रैण पुरुषों से बिल्कुल अलग था। क्या व्हाइट फॉक्स कबीले में ऐसा कोई व्यक्ति था? मैं हूँ। ये यून लुओ कबीले के स्पिरिट क्रूजर के निकास द्वार पर खड़ा था। वह अभी तक स्पिरिट क्रूजर से उतरा भी नहीं था और जब उसकी नजर तलवार लिए हुए व्यक्ति से मिली तो ये यून ने महसूस किया कि दूसरे व्यक्ति की आभा असाधारण थी। तलवार लिए हुए वह युवक कुछ खास था। शैडो ट्विंस ने तलवार चलाने वाले युवक के साथ मिलकर व्हाइट फॉक्स कबीले को प्रतियोगिता शुरू होने से पहले ही अपनी ताकत दिखाने का मौका दिया। ये वाकई अद्भुत था। मेरा नाम वू फेंग है। तलवार लिए हुए उस व्यक्ति ने ये यून की आंखों में गहराई से देखते हुए अपना नाम बताया। ये यून को अचानक श्वेत लोमड़ी कबीले के सदस्यों द्वारा पूछताछ किए जाने पर आश्चर्य नहीं हुआ। ये पूरी संभावना थी कि श्वेत लोमड़ी कबीले के अधिकांश लोगों ने उसका नाम सुना होगा। इसका कारण लुओ हुओ एर और बाय युएकिंग के बीच का टकराव ही था। ये यून ने अपना सिर थोड़ा झुकाया और राजकुमारी श्वेत लोमड़ी की ओर देखा। श्वेत लोमड़ी वंश में राजकुमारी श्वेत लोमड़ी का उच्च स्थान था जो लुओ हुआर से कम नहीं था। वही यून है। वो फैंग की प्रतिक्रिया काफी सामान्य थी, लेकिन व्हाइट फॉक्स कबीले के अन्य शिष्यों के लिए ये यून का नाम सुनकर वे शांत नहीं रह सके। तो क्या वही व्यक्ति है जिसने ये घोषणा की थी कि हमारे श्वेत लोमड़ी कबीले की राजकुमारी श्वेत लोमड़ी उसकी यात्रा साथी बनने के योग्य नहीं है? उसकी साधना का स्तर स्वर्गारोहण क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में है। उसकी आधारभूत क्षमता ठीक ठाक है, लेकिन उसका शरीर अत्यंत दुर्बल है। अगर वह श्वेत लोमड़ी वंश में होता तो इतनी अकड़ दिखाने की हिम्मत करने पर मैं उसे नष्ट कर देता। क्या आपको लगता है कि वह सचमुच हमारी राजकुमारी के साथ यात्राओं में भागीदार नहीं बनना चाहता? शायद वह इसके लिए दिल से तरसता हो, लेकिन जानता हो कि यह असंभव है, इसलिए उसने घमंडी होने का दिखावा किया हो। हालांकि घमंडी होने के लिए उचित शक्ति और रुतबा होना जरूरी है। उसके पास इनमें से कुछ भी नहीं है। व्हाइट फॉक्स कबीले के कुछ युवा लड़के बिना किसी झिझक के ही यून का आकलन करते हुए फुसफुसाते हुए आपस में बातचीत कर रहे थे। उनकी निगाहें ये यून पर टिकी हुई थी, जैसे वे उसकी शारीरिक बनावट और जीवन शक्ति का परीक्षण कर रहे हों। उन्होंने पिछले कुछ दिनों में इन मामलों के बारे में सुना था और वे इस बात से बेहद क्रोधित थे। वे जानना चाहते थे कि वह घमंडी आदमी कैसा दिखता है। हालांकि उनकी बातचीत बहुत धीमी थी, फिर भी दूसरों को सुनाई दे रही थी। राजकुमारी श्वेत लोमड़ी ने थोड़ा सा भौहें चढ़ाईं और पीछे मुड़ी। उसने बात कर रहे युवकों की ओर देखा। उसके चेहरे पर नाखुशी के भाव थे। लुओ डिवाइन हॉल की परीक्षाएं अभी शुरू हुई हैं। हमारा हर कार्य और हर शब्द श्वेत लोमड़ी वंश का प्रतिनिधित्व करता है। परीक्षा से पहले भड़काऊ बातें करने से केवल दूसरों को हमारे प्रति असंवेदनशीलता ही होगी। राजकुमारी श्वेत लोमड़ी ने एक संदेश भेजा। व्हाइट फॉक्स के कुछ युवक भावुक हो गए और उनमें से किसी ने भी उसका खंडन करने की हिम्मत नहीं की। महामहिम, आपकी शिक्षाएं ज्ञानवर्धक हैं। शब्दों का कोई महत्व नहीं होता। जब परीक्षाएं शुरू होंगी तो हम उस अहंकारी को अपने श्वेत लोमड़ी कबीले की ताकत का एहसास करा देंगे। उन्हें लुओ हुओ एर और बाय युएकिंग के बीच होने वाली परीक्षाओं को लेकर शर्त के बारे में पता था। बाय युएकिंग ने उन्हें विशेष रूप से परीक्षाओं के महत्व के बारे में भी बताया था। शर्त के अलावा यदि वे परीक्षाओं में लुओ कबीले को हराने में सफल हो जाते तो लुओ कबीले और श्वेत लोमड़ी कबीले के बीच होने वाले आगामी गठबंधन में भी उन्हें बढ़त मिल जाती। इसमें कोई शक नहीं कि जो लोग परीक्षण में अच्छे परिणाम प्राप्त करने में सफल होंगे वे अपना नाम रोशन करेंगे। ये यून, क्या तुम नीचे नहीं आ रही हो? इस समय वू फेंग ने ये यून से कहा। जिस भूभाग पर लुओ डिवाइन हॉल स्थित था वहां शून्य के नियम अव्यवस्थित थे, जिससे युवाओं के लिए उड़ना मुश्किल हो रहा था। इससे पहले शैडो ट्विंस ने मिलकर शून्य में प्रवेश किया और नियमों को शांत किया। ये वास्तव में बहुत ही रोचक था। वो फेंग ये यून के कारनामों से अवगत था। वह उस व्यक्ति के बारे में बहुत उत्सुक था जो 72 प्रारंभिक चालों का उपयोग करके एक उत्कृष्ट अवशेष को परिष्कृत कर सकता था। देखते ही देखते कई लोग ये यून की ओर देखने लगे। हालांकि श्वेत लोमड़ी कबीले के कई शिष्य ये यून को नापसंद करते थे, फिर भी आदिम स्वर्ग में उड़ना बहुत आसान था। जिनके पास नियमशास्त्र की गहरी समझ है वे इसका सार तुरंत समझ सकेंगे, जिससे उन्हें अपनी स्थिति मजबूत करने में मदद मिलेगी। जिन देशों में कानून कमजोर होते हैं वे शुरू से अंत तक लड़खड़ाते रहते हैं और लगभग कभी संतुलन नहीं पा पाते। वे ये देखना चाहते थे कि ये यून को अपना संतुलन स्थापित करने में कितना समय लगेगा। ये यून ने स्पिरिट क्रूजर के बाहर के खालीपन पर नजर डाली। कुछ देर सोचते हुए उसने अपना पहला कदम बाहर रखा। जब उसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र स्पिरिट क्रूजर से बाहर स्थानांतरित हुआ तो ये यून ने तुरंत आदिम स्वर्ग से संबंधित अराजक नियमों को देखा। यहाँ का स्थान अनेक प्रकार की मौलिक ऊर्जा से भरा हुआ था। ये न्यान की अंगड़ ऊर्जाएं, पंचतत्व, सृष्टि, स्थानिक कालिक, ये ऊर्जाएं उसके शरीर में तेजी से प्रवाहित हुई, मानो उसकी नाड़ियों से अनियंत्रित रूप से फूट रही हों। यदि उसकी नियमशास्त्रीय अंतर्दृष्टि अपर्याप्त थी तो उसके शरीर में मिश्रित असंख्य ऊर्जाओं के कारण यदि वह उन्हें नियंत्रित करने में विफल रहता तो वह उसी तरह पतन की ओर अग्रसर होता जैसे पहले के अन्य लुओ वंश के शिष्यों के साथ हुआ था। ये यून की चाल धीमी थी। वह एक एक कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहा था।
बैंगनी क्रिस्टल की ऊर्जा दृष्टि में अराजक ऊर्जा अनगिनत अव्यवस्थित धागों की तरह दिख रही थी। ये यून इन धागों के केंद्र बिंदुओं पर ऐसे कदम रख रहा था जैसे किसी पतली रस्सी पर चल रहा हो। ये दृश्य ये यून को काफी रोचक लग रहा था। स्थिर रूप से चलना वास्तव में मुश्किल नहीं था, लेकिन अपनी ऊर्जा दृष्टि के साथ ये यून के मन में कई विचार आए। अरे वो ये यून क्या कर रही है? लोगों ने गौर किया कि ये यून शून्य में बहुत धीरे धीरे चल रहा था। वह हर कदम बड़ी सावधानी से उठा रहा था। उसकी नजरें अपने पैरों पर टिकी हुई थी, मानो वह किसी चट्टान के किनारे पर चल रहा हो और उसे डर हो कि वह कभी भी गिर सकता है। घोंघे की तरह रेंगने जैसी उसकी यह चाल सुरुचिपूर्ण नहीं कही जा सकती थी। वू फेंग, लुओमो और उनके साथियों की तुलना में वह कहीं कमतर था। वे तो 1 सेकंड से भी कम समय में अपना संतुलन बना लेते थे। ये यून आदिम स्वर्ग के अराजक नियमों के अनुकूल ढलने और अपना संतुलन बनाए रखने में इतना धीमा क्यों है? श्वेत लोमड़ी कबीले के एक युवक ने हंसते हुए कहा। जैसे ही वह यून का उपहास करने वाला था, वह अचानक चौंक गया। उसने देखा कि यून के पैरों के नीचे हल्की हल्की लहरें उठ रही थीं, ठीक वैसी ही लहरें जैसी शैडो ट्विंस ने बनाई थीं। हालांकि यून द्वारा उत्पन्न तरंगें बहुत ही धुंधली थीं। ऐसा प्रतीत होता था कि उसने अभी तक इसे पूरी तरह से नहीं समझा था, लेकिन फिर भी इसने बोलने वाले युवक को चकित कर दिया। वह शैडो ट्विंस की नकल कर रहा है, व्हाइट फॉक्स कबीले के युवक ने लड़खड़ाती आवाज में कहा। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि यून आदिम स्वर्ग में अपने पहले कदम में ही शैडो ट्विंस की नकल कर लेगा। वह केवल अपने पैरों का उपयोग करके अराजक और हिंसक ऊर्जाओं को शांत कर रहा था। और उन्होंने सचमुच ऐसा कर दिखाया। हालांकि उसने शैडो ट्विंस की तरह संयमित ढंग से ऐसा नहीं किया, लेकिन लोग जानते थे कि शैडो ट्विंस ने पहली बार आदिम स्वर्ग में कदम नहीं रखा था। वे पहले भी यहाँ आ चुके थे। राजकुमारी श्वेत लोमड़ी के बगल में छाया जुड़वा बहनें यून को देख रही थीं। उनके एक जैसे चेहरों पर आश्चर्य का भाव झलक रहा था और उन्होंने कहा, राजकुमारी, यून की बुद्धि वाकई अद्भुत है। अध्याय 882, प्राचीन परी आत्मा का अवशेष। शैडो ट्विंस हमेशा से व्हाइट फॉक्स कबीले में असाधारण थीं। जुड़वा बहनें होने के नाते उन्होंने एक साथ अपनी प्राचीन 9 पूंछ वाली लोमड़ी की वंश परंपरा को जागृत कर लिया था। उनकी वंशावली और सुंदरता के कारण वे स्वाभाविक रूप से बेहद लोकप्रिय थीं। इसलिए वर्तमान स्थिति में उनकी प्रशंसा पाने वाले लोग बहुत कम थे। हालांकि यून ने जो किया था उससे वे सचमुच चकित रह गए थे। आदिम ब्रह्मांड के अव्यवस्थित नियम समुद्र की उथल पुथल भरी लहरों की तरह थे। समुद्र की लहरें आसानी से अपना आकार बदल लेती थीं, लेकिन अगर कोई अपने पैरों से लहरों को समतल करने का प्रयास करे तो यह लगभग असंभव था। हालांकि शैडो ट्विंस की तुलना में यून की नकल करने की क्षमता अपेक्षाकृत अपरिपक्व थी, फिर भी यह बेहद दुर्लभ और मूल्यवान थी। इसके अलावा यून जितना आगे बढ़ता गया उसके लिए सब कुछ उतना ही आसान होता गया। वह धीरे धीरे अपनी गति भी बढ़ा रहा था। श्वेत लोमड़ी कबीले के वे प्रतिभाशाली लोग जिन्होंने पहले यून का उपहास किया था, स्थिति को देखकर क्षण भर के लिए अवाक रह गए। उनकी युद्ध क्षमता भले ही अत्यंत प्रबल थी, लेकिन वे स्वयं जानते थे कि वे अपने पैरों से अराजक ऊर्जाओं को कुचल नहीं सकते। इस समय वू फेंग ने कहा, लुओ वंश के प्रतिभाशाली लोगों को कम मत समझो। भले ही तुम श्वेत लोमड़ी वंश के सर्वश्रेष्ठ हो और श्वेत लोमड़ी वंश के इस स्नातक समूह की प्रतिभा पहले से कहीं अधिक है, लेकिन लुओ वंश भी प्रतिभा से भरा हुआ है। यह मत भूलो कि लुओ वंश का अस्तित्व और भी लंबा है। उन्होंने एक मजबूत नींव रखी है। जब आसपास के श्वेत लोमड़ी कबीले के प्रतिभाशाली लोगों ने यह सुना तो उनमें से कुछ चुप हो गए, जबकि अन्य आश्वस्त नहीं हुए। शून्य में व्याप्त अराजक ऊर्जाओं को समतल करने की क्षमता नियमों में श्रेष्ठता पर आधारित है। यून एक मनुष्य है, इसलिए इस मामले में उसका हमसे बेहतर होना स्वाभाविक है। मैंने सुना है कि लुओ कबीले के सामूहिक प्रशिक्षण में नियमों के प्रति उसकी अंतर्दृष्टि उत्कृष्ट थी। हालांकि अब असली मुकाबला तो वास्तविक युद्ध होगा। वास्तविक युद्ध ही तो हमारी सबसे बड़ी खूबी है। बिल्कुल सही, असली लड़ाई ही सब कुछ है। सिर्फ कानूनों का क्या फायदा? जैसे ही वास्तविक युद्ध का जिक्र हुआ, श्वेत लोमड़ी कबीले के शिष्य तुरंत चौकन्ने हो गए। लुओ दिव्य हॉल की परीक्षाओं का अंतिम परिणाम वास्तविक युद्ध पर निर्भर था, जिसका महत्व सबसे अधिक था। वुफेंग चुप रहा। फेजाती वास्तव में वास्तविक युद्ध कौशल में निपुण थी। यहाँ तक कि वुफेंग के लिए भी नियमशास्त्रीय अंतर्दृष्टि उसकी कमजोरी थी, जबकि वास्तविक युद्ध उसकी ताकत थी। वास्तविक युद्ध की बात करें तो वह पूरी तरह से आश्वस्त था। बेशक राजकुमारी व्हाइट फॉक्स की तुलना में वह बिल्कुल भी उसके बराबर नहीं था। राजकुमारी व्हाइट फॉक्स न केवल पूर्वजों के गुणों का उत्कृष्ट उदाहरण थी, बल्कि वह कानूनों के मामले में भी उतनी ही उत्कृष्ट थी, जिसे फेजाती अपनी कमजोरी मानती थी। लेकिन उसमें कोई कमजोरी नहीं थी। यदि राजकुमारी व्हाइट फॉक्स का लुओ हुआर के साथ अच्छा मेल न होता तो व्हाइट फॉक्स राजकुमार इतना आत्मविश्वासी न होता। ये सोचते हुए वुफेंग ने राजकुमारी व्हाइट फॉक्स की ओर देखा, जो उससे ज्यादा दूर नहीं थी। इस समय राजकुमारी श्वेत लोमड़ी यून को एक उदास निगाह से देख रही थी। उसकी निगाहें यून के पैरों की उंगलियों पर टिकी हुई थीं। उसकी आंखें किसी झील की चमकदार सतह की तरह बेहद पवित्र थीं। यून के पैरों से बनने वाली हर लहर उसकी आंखों में साफ झलक रही थी। नोग्यन, अगर यह पहली बार होता जब तुम आदिम स्वर्ग में आती तो क्या तुम वही कर पाती जो उसने किया था? नोग्यन शैडो ट्विंस की बड़ी बहन थी, जबकि छोटी बहन का नाम नोग्युए था। नोग्यन ने स्पष्ट रूप से अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं। जैसे ही नोग्यन ने यह कहा, उसके बगल में खड़ी लाल वस्त्रधारी महिला बोली। लाल वस्त्रधारी महिला इस अभियान में श्वेत लोमड़ी कबीले का नेतृत्व कर रही थी, परी लाल लोमड़ी। जुए, इस तरह की फुटवर्क तकनीक नोग्यन और नोग्युए ने कई बार कोशिश करके सीखी थी। नई तकनीक विकसित करना नकल करने से कहीं ज्यादा मुश्किल है। यून तो बस नकल कर रहा है। फेरी रेड फॉक्स ने यून को गहरी नजर से देखा और कहा, बेशक वह मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा ताकतवर है। हाँ बिल्कुल, वो तो बस हमारी नकल कर रहा है। छोटी बहन नोग्यू ने थोड़ा भौहें चढ़ाते हुए कहा। यून द्वारा उनकी नकल करने से नोग्यू काफी नाराज थी। अगर उसमें काबिलियत है तो उसे अपनी खुद की एक खास फुटवर्क शैली विकसित करनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो मैं उसकी बहुत इज्जत करूंगी, अगर नहीं तो वो तो बस नकलची है। आम लोग चाहकर भी नकल करने में सक्षम नहीं हो सकते। राजकुमारी श्वेत लोमड़ी ने सिर हिलाया। लुओ वंश और श्वेत लोमड़ी वंश के शिष्यों के एकत्रित होने के साथ ही लुओ दिव्य हॉल की परीक्षाएं भी शुरू हो गईं। और ठीक उसी क्षण श्वेत लोमड़ी और लुओ कबीले के 2 आध्यात्मिक पोत एक साथ उड़ान भरने लगे।
वे उस भूभाग से दूर चले गए जहां लुओ दिव्य हॉल स्थित था। इसके साथ ही दोनों आध्यात्मिक पोत शून्य में सुरंग बनाकर आगे बढ़े और कुछ ही क्षणों में शून्य स्थानांतरण का उपयोग करके पूरी तरह से गायब हो गए। उनकी सर्वोच्चता समाप्त हो गई है। वह 18 साल बाद हमें लेने आएगा। दो स्पिरिट क्रूजर को गायब होते देख वहां मौजूद अभिजात वर्ग के मन में मिली जुली भावनाएं थीं। व्हाइट फॉक्स कबीले के पास संभवतः कोई और सर्वोच्च शक्ति थी जो स्पिरिट क्रूजर को शक्ति प्रदान कर रही थी। यदि ऐसा नहीं होता तो वे आदिम एम्पायरियन स्वर्ग की स्थानिक बाधा को भेदने में सक्षम नहीं होते, और शुरुआत से अंत तक उन्होंने व्हाइट फॉक्स कबीले के सर्वोच्च शासक को स्पिरिट क्रूजर से उतरते हुए नहीं देखा था। राजकुमारी व्हाइट फॉक्स और कुछ अन्य लोगों के अलावा बाकी किसी को भी यह नहीं पता था कि स्पिरिट क्रूजर को शक्ति प्रदान करने वाला सर्वोच्च शासक कौन था। लुओ वंश के कुछ प्रतिभाशाली शिष्यों को महारानी जुवान की कृपा से ही सर्वोच्च गुलान की एक झलक देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। आखिरकार सिंहासन के लिए युद्ध चल रहा था, इसलिए महारानी जुवान ने स्वयं उन प्रतिभाशाली शिष्यों को आध्यात्मिक पोत में भेजा था। सर्वोच्च गुलान ने महारानी को सम्मान दिया और क्षण भर के लिए ही अपना चेहरा दिखाया। इसके बाद उन्हें सुप्रीमसी गुलान को देखने का भी मौका नहीं मिला। अंततः उनमें अंतर बहुत अधिक था। चाहे वे श्वेत लोमड़ी वंश के प्रतिभाशाली हों या लुओ वंश के, वे किसी सर्वोच्च गुरु का ध्यान आकर्षित करने के योग्य नहीं थे। सर्वोच्च गुरु गुलान हजारों वर्षों से जीवित थे और उन्हें हर 60 वर्षों में शिष्यों का एक समूह आदिम स्वर्ग में भेजना पड़ता था। उन्होंने कई तथाकथित प्रतिभाशाली लोगों को देखा था, इतने अधिक कि वे उनके प्रति उदासीन हो चुके थे। लेकिन वास्तव में सच्चे मायने में परिपक्व होने वाले प्रतिभाशाली लोगों की संख्या बहुत कम थी। एक सामान्य अनुमान यह था कि लुओ डिवाइन हॉल की परीक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले व्यक्ति के भी सर्वोच्च बनने की संभावना 10,000 में से एक थी। इसलिए अधिकांश प्रमुख वंश अपने युवा प्रतिभावानों के पालन पोषण के लिए व्यापक दृष्टिकोण अपनाते थे। लाखों अच्छे पौधों को पोषित करने में हजारों गुना मेहनत करने के बाद उनमें से एक का परिपक्व होना ही पर्याप्त होता था। वहां मौजूद कई अभिजात वर्ग के लोग ये बात समझते थे, लेकिन समझना एक बात थी, अगर वे सचमुच इस बारे में सोचते तो भी उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचती। कम उम्र से ही परिपक्व हो जाना उनके लिए एक असाधारण उपलब्धि थी, लेकिन पूरे कबीले के संदर्भ में वे लाखों में से महज एक थे। दूसरों द्वारा अपमानित किए जाने की इस सच्चाई से वे कैसे संतुष्ट हो सकते थे? कड़ी मेहनत उन्हें अच्छे परिणाम देने ही थे। लुओ डिवाइन हॉल के बुजुर्गों के नेतृत्व में सभी लोग लुओ डिवाइन हॉल की ओर उड़ गए। उतरते ही उन्होंने मुख्य महल और उसके आसपास की मीनारों को देखा, जिसे देखकर इन शिष्यों को तुरंत ही बहुत छोटा महसूस हुआ। यह इतना भव्य था मानो पहाड़ जमीन से ही उगाए हों। जमीन पर बिछी पत्थर की पटियाएं भी लुओ कबीले की शाही राजधानी की पटियाओं से भिन्न थीं। सामग्री अज्ञात थी, लेकिन अराजक कानूनों के तहत इतने लंबे समय तक टिके रहने के लिए वे अत्यंत मजबूत होनी चाहिए थी। लुओ डिवाइन हॉल को ऊपर से देखने पर वह और भी भव्य प्रतीत होता था। इसमें कई स्तर थे जो इसे आकाश से जोड़ते थे। अंदर जाओ, एल्डर शी ने ठंडे लहजे में कहा। लुओ दिव्य हॉल का पहला तल अत्यंत विशाल था। इसमें 10,000 से अधिक लोग समा सकते थे। शिष्यों के इतने बड़े समूह के प्रवेश करने के बावजूद भी यह अत्यंत विशाल प्रतीत हो रहा था। विशाल भूभाग खूबसूरत तारों की तरह घूम रहा था। ऊपर देखने पर घोर अंधकार था। ऐसा लग रहा था मानो ब्रह्मांड में शून्यता के उस अंधकार में हर कोई अकेला खड़ा हो, और इन तारों के चारों ओर अलग अलग स्थानों पर दर्जनों विशाल चट्टानें मौजूद थीं। ये विशालकाय चट्टानें एक शानदार अव्यवस्थित आभा बिखेर रही थीं, मानो वे निरंतर परिवर्तनशील हों। वे वास्तविक प्रतीत नहीं हो रही थीं। ये लुओ डिवाइन हॉल का सामने का हॉल है, जिसे एस्ट्रल पैलेस कहा जाता है। दाढ़ी वाले एल्डर दुवानमू ने कहा। एल्डर शी में इस तरह के मामलों का परिचय देने का धैर्य नहीं दिख रहा था। तुम्हारी पहली परीक्षा यहीं होगी। एक बार यह हॉल बंद हो गया तो फिर कभी नहीं खुलेगा। तुम्हें बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने एक दुर्लभ मुस्कान के साथ कहा। तुम में से किसी ने भी पहले कभी किसी प्राचीन परी से लड़ाई नहीं की है ना? शिष्यों ने अपनी भौहें चढ़ा ली, क्योंकि उनमें से कुछ ने ईमानदारी से जवाब दिया, नहीं। तो फिर आप सभी को जल्द ही एक मौका मिलेगा। दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने बोलते हुए एक विशाल चट्टान पर मंत्र का उच्चारण किया। तारों से जगमगाती पृष्ठभूमि के बीच से प्रकाश की एक लकीर चमक उठी और उसके बाद अचानक उनके सिर के ऊपर अंधेरे से एक गुर्राहट सुनाई दी। ये दहाड़ सीधे उनके दिलों तक पहुंच गई। इसके बाद अचानक बड़े बदलाव हुए, क्योंकि काली गैसें एकत्रित होकर बादल बन गईं और पलक झपकते ही एक विशालकाय सिर प्रकट हो गया। अंधेरे से एक सिर बाहर निकला और उसकी एक विशालकाय आंख ने नीचे बैठे शिष्यों पर लापरवाही से नजर डाली। उसकी आंखों में लाल रंग की चमक थी। इस सिर को देखकर शिष्यों को ऐसा लगा मानो उनके हृदय को बुरी तरह से आघात पहुंचा हो। ड्रैगन, एक असली फे ड्रैगन। ये यून भी बेहद हैरान था। ब्लैकविंड वैली में प्रशिक्षण के दौरान उसने केवल एक ऐसी भूमि देखी थी जो मृत फे ड्रैगन के सड़ने से दूषित थी, और अब उसका सामना एक असली ड्रैगन से हो रहा था। बूम! विशालकाय अजगर नीचे की ओर उड़कर आया और जमीन पर उतरा। उसका विशाल शरीर पहाड़ जैसा लग रहा था। उसकी सांसें सुनकर कई शिष्य अनायास ही तनावग्रस्त हो गए। आदिम स्वर्ग एक ऐसी दुनिया है जो आकार लेने में विफल रही। न केवल खगोलीय पिंड या विशाल दुनियाएं आकार लेने में विफल रहती हैं, बल्कि आदिम काल में जन्मी एक प्राचीन परी भी अपने विकास में विफल हो सकती है। प्राचीन परियों में से अधिकांश जो विकसित होने में विफल रहते हैं, समय की विशाल नदी के नीचे राख में परिवर्तित हो जाते हैं। हालांकि कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपनी आत्मा का सार पीछे छोड़ जाते हैं, जो अराजकता की सबसे आदिम गैसों में लिपटा रहता है। यही कारण है कि वे आज तक जीवित रहते हैं। हमारे लुओ कबीले ने इस महल की स्थापना के लिए कुछ प्राचीन परी आत्मा सार एकत्र किया है। एल्डर दुवानमू के शब्दों से ये मन ही मन डगमगा उठी। न केवल एक दुनिया आकार लेने में विफल हो सकती थी, बल्कि एक प्राचीन परी का विकास भी रुक सकता था। इसी कारण मूल्यवान प्राचीन परी आत्मा सार का उत्पादन संभव हो पाया। लुओ कबीले की सरणी संरचनाओं के उपयोग से इन प्राचीन परी आत्माओं के सार को पुनर्स्थापित किया गया। इसने एक अविश्वसनीय रूप से यथार्थवादी दिव्य ड्रैगन का चित्रण संभव बनाया। ये प्राचीन परी आत्मा का सार केवल लुओ कबीले तक ही सीमित नहीं है ना? ये यून ने धीमी आवाज में गूकिंग से पूछा। गूकिंग ने सिर हिलाते हुए कहा, स्वाभाविक रूप से हमारा लुओ वंश आदिम स्वर्ग के एक छोटे से हिस्से पर ही अधिकार रखता है। ये प्राचीन परी आत्मा सार अन्य वंशों और परिदेशों के पास भी हो सकते हैं।
उदाहरण के लिए श्वेत लोमड़ी वंश की श्वेत लोमड़ी परीक्षाएं हमारे लुओ दिव्य हॉल की परीक्षाओं के समान ही हैं। ये यून ने सिर हिलाया। दोनों कबीले आदिम स्वर्ग में थे, इसलिए उनके पास मौजूद संसाधन लगभग एक जैसे थे। अतः ये स्वाभाविक था कि उनके द्वारा बनाए गए परीक्षण भी समान थे। ये यून ने दिव्य ड्रैगन पर एक और नजर डाली। सरणी संरचना द्वारा उत्पन्न प्राचीन परी की प्रेत छवि में एक ऐसे प्राचीन परी का आत्मासार समाहित था जो अपने विकास में असफल रहा था। इसकी शक्तियां स्पष्ट रूप से एक सच्चे ड्रैगन से अतुलनीय थी, लेकिन इसे आसानी से पराजित करना भी संभव नहीं था। इसी क्षण एल्डर शी ने बोलना शुरू किया। आपके सामने मौजूद ये विशालकाय चट्टानें फिर रिफाइनिंग रॉक्स के नाम से जानी जाती हैं। ये भी आदिम स्वर्ग से उत्पन्न हुई हैं। ऐसी विशेष दिव्य चट्टानें उन प्राचीन फे की आत्मा के सार को सील कर सकती हैं जो अपने विकास में असफल रहे हों और उन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रख सकती हैं। ये हमारे लुओ कबीले की विरासत के प्रमुख स्तंभों में से एक है। जैसे ही एल्डर शी ने बोलना शुरू किया, एल्डर डुआनमू ने फे रिफाइनिंग रॉक पर मंत्र का प्रभाव समाप्त कर दिया। इसके बाद प्रकट हुआ ड्रैगन अनगिनत प्रकाश बिंदुओं में विलीन हो गया। एल्डर डुआनमू ने आगे कहा, अब से हम आपकी वास्तविक युद्ध क्षमता का परीक्षण शुरू करेंगे। सभी लोग सरणी संरचना में प्रवेश करेंगे और फे रिफाइनिंग रॉक में मौजूद प्राचीन फे आत्मा सार के साथ युद्ध करेंगे। मैं यहीं बाहर रहकर देखूंगा कि आप लोग कितनी कुशलता से लड़ते हैं। अध्याय 883 जियानजू। क्या आप किसी प्राचीन परी से युद्ध करेंगे? आत्मा के सार का वह अंश भले ही क्षणिक था, फिर भी वह सभी को उत्साहित करने के लिए काफी था। उपस्थित सभी युवा प्रतिभाशाली लोग यून को छोड़कर मूलतः सभी स्वर्ग के परी थे। प्राचीन परियों के वंशज होने के नाते स्वर्ग की परियां अपनी वंशानुगत विरासत पर गर्व करती थीं। साथ ही प्राचीन परियों से जुड़ी किसी भी चीज को लेकर वे बेहद उत्साहित रहती थीं। जैसे ही लड़ने का जज्बा जगमगा उठा, कई लोगों की आंखें चमक उठीं। उन्होंने पहले केवल रक्त संबंधों के माध्यम से उत्पन्न प्राचीन परियों की धुंधली छवियां ही देखी थीं, और अब उन्हें एक वास्तविक प्राचीन परी आत्मा के सार के साथ संवाद करने का अवसर मिला था। ये युद्ध अनुभव अनमोल था। वहां मौजूद अभिजात वर्ग को इतना उत्साहित देखकर एल्डर शी ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और कहा, अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को फे रिफाइनिंग रॉक में प्रवाहित करो और युद्ध शुरू हो जाएगा। हालांकि इस युद्ध में जीत हासिल करना तुम्हारे लिए असंभव है। फे रिफाइनिंग रॉक में मौजूद प्राचीन फे आत्मा का सार लगातार पुनर्जन्म लेता रहता है। हर पुनर्जन्म से उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। प्राचीन फे आत्मा का सार कुल 19 पुनर्जन्म ले सकता है। यानी अगर तुम प्राचीन फे आत्मा के सार को लगातार 19 बार मार सको तो यह परीक्षा उत्तीर्ण करने के बराबर होगा, लेकिन यह असंभव है। एल्डर शी ने उदासीनता से कहा। यह सुनकर वहां मौजूद युवा अभिजात वर्ग के लोगों ने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी। असंभव। हालांकि वे ये भी जानते थे कि उनके युद्ध संबंधी मार्ग में अभी लंबा सफर तय करना है, फिर भी जब दूसरों द्वारा उन्हें पूरी तरह से नकार दिया गया तो वे अस्वस्थ महसूस करने लगे। विशेषकर एल्डर शी के चेहरे के भाव से ऐसा लग रहा था मानो उन्हें एक शब्द भी बोलने की परवाह न हो, मानो वहां उपस्थित अधिकांश युवा अभिजात वर्ग उनके लिए चींटियों के समान हो जो उनके ध्यान देने योग्य न हो। यदि प्राचीन फे आत्मा सार को 18 बार मारा जा सकता है तो 19वीं बार में ये कितना शक्तिशाली होगा? ये यून ने अपना सिर झुकाकर गू किंग से पूछा। एल्डर शी के शब्दों ने उनकी जिज्ञासा जगा दी थी। गू किंग ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे सिर्फ इतना पता है कि फे रिफाइनिंग रॉक्स को पार करना मुश्किल है, लेकिन मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि 19वां राउंड कितना मुश्किल होगा। जैसे ही गू किंग ने बोलना शुरू किया, एक मधुर आवाज गूंजी। 19वीं बार में शायद जब कोई सर्वोच्चता के स्तर के करीब पहुंचता है तभी उसे हराने में सक्षम हो सकता है, मुझे लगता है। जब ये बात कही गई तो बहुत से लोगों ने इसे सुना। सबको एक झटका लगा। सर्वोच्चता के स्तर तक पहुंचना, ये तो हद से ज्यादा हास्यास्पद है, या यूं कहें कि 5वें दौर से आगे की कोई भी तैयारी हमारे लिए नहीं है। बोलने वाला व्यक्ति काले वस्त्र पहने युवक था। उसका चेहरा थोड़ा पीला था और उसकी काली आंखें चमक रही थीं। उसके बाल छोटे थे और उसकी पीठ पर एक सफेद हड्डी की तलवार थी जो कुंद प्रतीत हो रही थी। उसके कंधे पर एक पक्षी भी बैठा था। यह व्यक्ति लुओ कबीले का रहस्यमय युवक था। लुओमो के अलावा वहां मौजूद किसी को भी उसके बारे में पता नहीं था। आमतौर पर जो व्यक्ति आदिम स्वर्ग में कदम रखते ही प्रथम प्राचीन परी आत्मा के अवतार को मार सकता है, वह अत्यंत दुर्लभ होता है। वास्तव में अधिकांश लोग परिशोधन चट्टान में प्रवेश करते ही बाहर धकेल दिए जाते हैं। 18वें वर्ष के अंत में भी वे मुश्किल से 1 या 2 बार ही उसे मार पाते हैं, रहस्यमय युवक ने कहा, और ऐसा कहते हुए उसने राजकुमारी श्वेत लोमड़ी पर एक नजर डाली। निस्संदेह राजकुमारी व्हाइट फॉक्स वहां मौजूद सभी लोगों में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति थीं। मास्टर ने खास तौर पर इसी लड़की की ओर इशारा किया था। उन्होंने कहा था कि यही मेरी सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी होगी। उस रहस्यमय युवक ने मन ही मन कहा। आदिम स्वर्ग में पहुंचने के बाद उनके गुरु ने उनके कान में अपनी आवाज भेजी और उन्हें सफेद पोशाक वाली लोमड़ी के कानों वाली लड़की पर ध्यान देने के लिए कहा। इसके अलावा उसके गुरु ने उससे यह उम्मीद तो की ही थी कि वह उसे पीछे छोड़ने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करे। साथ ही उसने ये भी कहा था, जो होना है सो होगा, निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा लग रहा था मानो उससे हारना उसके लिए सामान्य बात हो। इसी बात ने उस रहस्यमय युवक के हृदय में हार को नकारने की प्रबल भावना को जन्म दिया था। वह ये देखना चाहता था कि राजकुमारी व्हाइट फॉक्स कितनी बार प्राचीन फे आत्मा के सार को मार सकती है। यह छोटे भाई, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप कौन हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह गू किंग ने पूछे बिना नहीं रह सकी। वह भी लुओ वंश का सदस्य था, लेकिन उसने इस व्यक्ति के बारे में कभी नहीं सुना था। ऐसा लग रहा था मानो वह अचानक कहीं से प्रकट हो गया हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि काले कपड़े पहने ये युवक काफी प्रभावशाली प्रतीत हो रहा था। चाहे उसका हाव भाव हो या ज्ञान, उसने उसे पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया था। मैं जियानजू हूँ, सर्वोच्च गुलान का निजी शिष्य। मैं हमेशा गुरु के साथ साधना करता रहा हूँ, इसलिए राजमहल में कम ही आता हूँ। उस रहस्यमय युवक ने बेफिक्री से कहा। उनकी पहचान को गुप्त रखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। सुप्रीमेसी गुलान का शिष्य। गू किंग को तुरंत घुटन महसूस हुई। ये सुनकर लुओ कबीले के आसपास मौजूद युवा अभिजात वर्ग के लोग भी अचंभित रह गए। उन्हें पहले से ही अंदाजा था कि उनका वंश बहुत उच्च कोटि का है, लेकिन उन्होंने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि वह सुप्रीमसी के शिष्य होंगे। लुओ वंश में सर्वोच्च व्यक्तियों की संख्या बहुत कम थी।
वे केवल कुछ ही सर्वोच्च व्यक्तियों के नाम जानते थे, यहाँ तक कि एकांत में रहने वाले व्यक्तियों के नाम भी जोड़ दिए जाएं तो भी उनकी संख्या 2 अंकों से अधिक नहीं थी। अधिकांश शासक तपस्वी बन चुके थे और राजसी राजधानी के राजनीतिक मामलों में दखल नहीं देते थे। वे और राज दरबार 2 अलग अलग व्यवस्थाएं थीं। ये सर्वोच्चताएं ही लुओ वंश की वास्तविक नींव थीं। किसी भी सर्वोच्च व्यक्ति के लिए शिष्य बनाना, विशेषकर निजी शिष्य बनाना, अत्यंत कठोर प्रतिबंधों के अधीन था। ऐसे शिष्यों की संख्या बहुत कम होती थी। अंततः निजी शिष्य को ही उनकी विरासत संभालनी होती थी। निजी शिष्य पर उदारतापूर्वक सभी प्रकार के उच्च संसाधन खर्च किए जाते थे। किसी सर्वोच्च गुरु की संपत्ति भी असीमित नहीं होती थी। उन्हें व्यक्तिगत शिष्य चुनने में बहुत सावधानी बरतनी पड़ती थी। कुछ सर्वोच्च गुरु ऐसे भी रहे होंगे जिन्होंने अपने पूरे जीवन में केवल एक ही व्यक्तिगत शिष्य को शिष्य बनाया हो। सर्वोच्च गुरु के निजी शिष्य का दर्जा स्वाभाविक था, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि लुओमो उस युवक के प्रति इतना आदरपूर्ण व्यवहार करते थे। उस रहस्यमय युवक की पहचान जानने के बाद रानजुएई और डोंगलिन यू ने एक दूसरे की आंखों में देखा। वे केवल एक व्यंग्यात्मक मुस्कान ही दे सके। शाही राजधानी के 4 महान युवा स्वामी के रूप में उनकी उपाधियां जियानजू के सामने एक मजाक थीं। तथाकथित शाही राजधानी के 4 युवा शासक कुछ दशकों में बदलते रहते थे, इसलिए यह व्यवहारिक रूप से बेकार थी। जहां तक सर्वोच्च सत्ता की बात है, उनके शिशुईरान वंश और डोंगलिन वंश ने पिछले कुछ सहस्राब्दियों में कोई सर्वोच्च सत्ता उत्पन्न नहीं की थी। यदि लुओ वंश के शीर्ष कुछ परिवार ही ऐसे थे तो जाहिर तौर पर अन्य परिवारों का उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। सर्वोच्चता प्राप्त गुलान के निजी शिष्य। उद्धरण चिन्ह। राजकुमारी व्हाइट फॉक्स ने काले वस्त्र पहने उस युवक को देखा जिसके कंधे पर एक नन्हा पक्षी बैठा था। वह कुछ हद तक आश्चर्यचकित हुई, लेकिन बस इतना ही। श्वेत लोमड़ी वंश में भी सर्वोच्च देवी के निजी शिष्य थे। हालांकि सर्वोच्च देवी के निजी शिष्य भी उनसे कुछ कमतर थे। शाही संतान का दर्जा भी व्यक्ति की प्रतिभा और ताकत से निर्धारित होता था। सर्वोच्च शक्तियां दूसरों की पहुंच से बाहर लग सकती हैं, लेकिन राजकुमारी श्वेत लोमड़ी के लिए उनसे बातचीत करना आसान था। उन्हें सर्वोच्च शक्तियों से सलाह भी मिली थी। परीक्षण शुरू करो। फे रिफाइनिंग रॉक सरणियों में एक समय में 20 शिष्य समा सकते हैं। तुम अपने विचारों का उपयोग करके उस प्राचीन फे को चुन सकते हो जिसे तुम चुनौती देना चाहते हो। प्राचीन फे का रूप महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि रूप चाहे जो भी हो, उनकी शक्ति लगभग एक जैसी होती है। प्राचीन परियों को मारने के तीसरे दौर से ही आपको पुरस्कार मिलेंगे। पुरस्कार के रूप में हथियार या बहुमूल्य सामग्रियां होंगी। चौथे दौर से आप लुओ कबीले की मूल विरासत के साथ साथ प्राचीन परियों की हड्डियां भी प्राप्त कर सकते हैं। उसी क्षण एल्डर दुवानमू ने बोलना शुरू किया। उनके शब्दों ने सभी के मन में युद्ध करने की तीव्र इच्छा जगा दी। ये कठिन था, लेकिन इसके मिलने वाले पुरस्कारों ने उन्हें उत्साह से भर दिया। एवरन यी यून भी थोड़ा उत्तेजित महसूस कर रही थी। प्राचीन परी हड्डी। इससे पहले उसने एक प्राचीन फे हड्डी को आत्मसात कर लिया था, जिससे उसके शरीर और वंश को बहुत लाभ हुआ था। ये यून का वंश और शारीरिक क्षमता अभी भी बहुत कमजोर थी, इसलिए एक प्राचीन फे की हड्डी उसके लिए एक समय पर मिले उपहार के समान थी। हालांकि इसके लिए उसे प्राचीन फे आत्मा के सार को 4 या 5 बार तक मारना पड़ेगा। अध्याय 884। कठिनाई। ये यून के 12वें स्वर्ग में आने के बाद से आधा साल भी नहीं बीता था। ये यून को यह नहीं पता था कि उसकी वास्तविक युद्ध क्षमता किस स्तर तक पहुंच चुकी है। हालांकि तर्क ने उसे बताया कि वास्तविक युद्ध उसकी कमजोरी थी। चूंकि ये यून के पास बैंगनी क्रिस्टल था, इसलिए उसे निर्जन स्वर्ग तकनीक में बहुत बड़ा लाभ था और उसकी नियम संबंधी अंतर्दृष्टि फे जाति के सामान्य सदस्यों से कहीं अधिक थी। लेकिन वास्तविक युद्ध के लिए माउंट एज और बिलो में भी ये यून ने अपनी वास्तविक युद्ध क्षमता का उपयोग किए बिना लुओतियान और रानयू को हरा दिया था। ये यून ने जियानजू पर एक नजर डाली। उदाहरण के तौर पर जियानजू बचपन से ही एक सर्वोच्च गुरु के साथ रहे थे। उन्होंने एक सर्वोच्च गुरु का व्यक्तिगत मार्गदर्शन प्राप्त किया था और उच्च कोटि की साधना तकनीकें सीखी थीं। उनके द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली औषधियां और अवशेष उच्च कोटि के थे। यहाँ तक कि जियानजू के साथ अभ्यास करने वाले लोग भी असाधारण प्रतिभा के धनी थे। ऐसे वातावरण में पले बड़े होने के कारण जियानजू की शारीरिक शक्ति स्वाभाविक रूप से बहुत मजबूत थी। अपनी तुलना में उसने क्लाउड वाइल्डनेस में शुरुआत की और 12 वर्ष की आयु में ही साधना करना शुरू किया। साधना के शुरुआती कुछ वर्षों में उसे उपलब्ध साधना संसाधन अत्यंत साधारण थे। उसके अनुभव और उसने जिन चीज़ों का सामना किया, उनकी तुलना 12 एम्पायरियन हेवन से नहीं की जा सकती थी। बेशक बैंगनी क्रिस्टल की बदौलत यून को कुछ ऐसे अवसर मिले जो जियानजू को शायद न मिले हों, लेकिन उसे वास्तविक शक्ति में बदलने के लिए समय की आवश्यकता थी। क्या तुम्हें मुश्किल हो रही है? गुकिंग ने अपना सिर झुकाकर ये यून से पूछा। ये यून ने गौर किया कि गुकिंग सहज नहीं लग रही थी। गुकिंग स्वयं भी एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे, लेकिन लुओ वंश और श्वेत लोमड़ी वंश के शीर्ष प्रतिभाओं के सामने गुकिंग कुछ हद तक निराश महसूस कर रहे थे। खूब डटकर मुकाबला करो और अपना पूरा जोर लगाओ। लुओ डिवाइन हॉल की परीक्षाएं बहुत लंबी चलेंगी। ये तो बस शुरुआत है। ये यून चिंतित नहीं था। उसकी उम्र अभी 40 साल भी नहीं हुई थी। उसका मार्शल आर्ट का मार्ग अभी अभी खुला था। एक पल का नुकसान उसके लिए कुछ भी नहीं था। इस समय कुछ लोग पहले ही फे रिफाइनिंग रॉक में प्रवेश कर चुके थे। एस्ट्रल पैलेस में कुल मिलाकर लगभग 40 फे रिफाइनिंग रॉक थे। बीच में स्थित मुख्य चट्टान एक घर के आकार की थी। उस समय 20 लोग अंदर जा सकते थे। जैसे ही वे सबसे बड़े फे रिफाइनिंग रॉक के सामने खड़े हुए, फे रिफाइनिंग रॉक से निकली एक किरण ने तुरंत 20 लोगों को एक साथ अपने अंदर समा लिया। अरे, शरीर भी इसमें लीन है। लगता है ये चेतना की लड़ाई नहीं, बल्कि एक वास्तविक शारीरिक लड़ाई है। वहां मौजूद अधिकांश अभिजात वर्ग इन 20 लोगों के युद्ध परिणामों की प्रतीक्षा कर रहे थे। उनमें से कई लोग एक प्राचीन परी से युद्ध करने के लिए उत्सुक थे ताकि वे अपना नाम रोशन कर सकें। चाहे यह हेल्दशी की उनके प्रति घृणा हो या राजकुमारी व्हाइट फॉक्स और जियानजू की पहचान, इन दोनों ने ही इन युवा अभिजात वर्ग के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा दिया था। वे सभी स्वर्ग के गौरवान्वित बच्चे थे, इसलिए उनके हृदय में गर्व था। सर्वोच्च सत्ता का उत्तराधिकारी शक्तिशाली था, लेकिन अंतिम परिणाम की तुलना करना आवश्यक था। भले ही वे वास्तव में हार गए हों, वे इतनी बुरी तरह हारना नहीं चाहते थे। ठीक उसी समय जब सभी के मन में अलग अलग विचार आ रहे थे, पेंग एक धीमी सी धमक के साथ लुओ कबीले का एक शिष्य फे रिफाइनिंग रॉक में प्रवेश करने के लगभग 30 सेकंड बाद ही बाहर निकाल दिया गया।
उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। असफल। एल्डर दुवानमू अपने शब्दों को सोने के समान महत्व देते प्रतीत होते थे, इसलिए उन्होंने एक शब्द भी अतिरिक्त नहीं कहा। लुओ वंश का ये शिष्य प्राचीन परिप्रेत की छवि को भी नष्ट नहीं कर सका। वह केवल 30 सेकंड तक ही टिक पाया। अंतर बहुत ज्यादा था। एक घटना का कोई खास महत्व नहीं था, लेकिन उसके बाद बम बम बम, एक के बाद एक परीक्षार्थी निष्कासित होते चले गए। ये केवल लुओ वंश के शिष्यों तक ही सीमित नहीं था, यहाँ तक कि श्वेत लोमड़ी वंश के परीक्षार्थी भी कोई चमत्कार नहीं कर पाए। लगभग 5 मिनट तक टिकने के बाद उन्हें भी चट्टान से बाहर निकाल दिया गया। आखिरकार श्वेत लोमड़ी ने लुओ कबीले की परीक्षाओं में भाग लेने के लिए अपने कबीले के कुलीन लोगों को चुना था। चुने गए लोग स्वाभाविक रूप से बहुत बुरे नहीं थे। जो लोग केवल संख्या पूरी करने के लिए चुने गए थे, वे शायद अपने ही कबीले में रह गए होंगे। हालांकि विशेष रूप से चुने जाने के बावजूद ये लोग पहले प्राचीन फे आत्मासार को पराजित नहीं कर सके। फे रिफाइनिंग रॉक में सबसे पहले प्रवेश करने वाले सभी 20 लोग असफल हो गए हैं। एल्डर शी ने शांत भाव से परिणाम की घोषणा की। स्पष्टतः परिणाम उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप ही था। सभी असफल रहे, यहाँ तक कि लिन यू भी असफल हो गई। वह केवल 3 मिनट तक ही टिक पाए। वह दक्षिण पश्चिम के 5 राज्यों की शीर्ष प्रतिभा है। यह माना जाता था कि लिन यू लुओ डिवाइन हॉल की परीक्षाओं में शानदार प्रदर्शन करेगी, लेकिन किसने सोचा था कि वह शुरुआत में ही असफल हो जाएगी। बोलने वाला लुओ वंश का शिष्य भी दक्षिण पश्चिम के 5 राज्यों में से एक था। वह आत्मविश्वास से भरा हुआ था, लेकिन लिन यू की इतनी बुरी तरह से हार देखकर वह अवाक रह गया। उन्हें ये तो नहीं पता था कि सर्वोच्च सत्ता का उत्तराधिकारी कितना शक्तिशाली होगा, लेकिन वे लिन यू की शक्ति से भलीभांति परिचित थे। वह जानता था कि वह लिन यू से कहीं अधिक कमजोर है। यदि लिन यू केवल 5 मिनट तक ही टिक पाया, तो वह संभवतः 3 मिनट से अधिक नहीं टिक पाएगा, और प्राचीन परी को हराना तो दूर की बात है। इसे देखकर कई लोगों के मन में ऐसे ही विचार आए। सभी को विश्वास हो गया कि वे असाधारण हैं और उनके साथ कोई चमत्कार होगा। हालांकि तर्क ने उन्हें बताया कि उनके लिए पहले चरण को भी पार करना लगभग असंभव था। शिष्यों के पहले समूह के चले जाने के बाद शिष्यों का दूसरा समूह उठ खड़ा हुआ। येयुन ने भीड़ में एक परिचित व्यक्ति को देखा, लुओ फेंगलिंग। लुओ डिवाइन हॉल की परीक्षाओं में भाग लेने के योग्य लोगों की संख्या बहुत अधिक थी। येयुन, वुकिंग और उनके साथी साधारण शिष्यों से उच्च कोटि के थे। वे समूह के आगे बैठे थे। लुओ फेंगलिंग, लुओ तियान और उनके साथी समूह में ही थे। इसी कारण येयुन लुओ फेंगलिंग को देख पाए। लुओ फेंगलिंग ने येयुन को देखकर मुस्कुराया। उसे चमत्कार करने की कोई उम्मीद नहीं थी। वह अच्छी तरह जानती थी कि उससे बेहतर कोई न कोई हमेशा होता है, और वह अभी भी उस स्तर से बहुत दूर है। अगर आप डटे रह सकते हैं, तो बेहतर है कि आप यथासंभव लंबे समय तक टिके रहें। जो लोग 5 मिनट से अधिक समय तक टिके रह सकते हैं, उन्हें इस परीक्षण में और अवसर दिए जाएंगे। अगर आप 5 मिनट भी नहीं टिक सकते, तो हो सकता है कि आपको इस परीक्षण से कुछ भी हासिल न हो। कई शिष्यों को असहज देखकर एक दुर्लभ घटना में एल्डर दुवानमू का स्वर नरम पड़ गया। 5 मिनट। पिछले टेस्ट में 20 लोगों में से केवल एक ही व्यक्ति 5 मिनट तक टिक पाया था। 5 मिनट तक टिके रहना भी बेहद मुश्किल लग रहा था। असफल, असफल, असफल। एल्डर दुवानमू लगातार एक ही शब्द दोहराते रहे। अब तक कोई भी व्यक्ति प्राचीन फे आत्मा के सार को धमकी देने में सक्षम नहीं हुआ था। ... सभी असफल हो गए। अगला बैच। पलक झपकते ही कुछ और दर्जन लोग बाहर हो गए। कुछ लोग तो 5 मिनट भी टिक नहीं पाते, प्राचीन परी को मारना तो दूर की बात है। समय बीतने के साथ अधिकांश शिष्य फे रिफाइनिंग रॉक में प्रवेश कर चुके थे। इसके बाद लुओ कबीले और व्हाइट फॉक्स कबीले के सच्चे अभिजात वर्ग का समय आया। अब तुम्हारी बारी है, ज्यादा निराश मत करना, एल्डर दुवानमू ने उदासीन भाव से कहा। लाल लोमड़ी परी खिलखिलाकर हंस पड़ी। हे, तुम्हारे लुओ कबीले की परिशोधन चट्टान सरणी मेरे सफेद लोमड़ी कबीले की सरणी से कहीं अधिक कठिन है। लेकिन फिर भी मुझे विश्वास है कि एल्डर दुवानमू अब और निराश नहीं होंगे। नोग्यंग, नोग्युए, ऊपर जाओ। लाल लोमड़ी नाम की परी ने बड़ी सहजता से जुड़वा बच्चों को चुन लिया। नोग्यंग, नोग्युए, श्वेत लोमड़ी वंश की छाया जुड़वा। एल्डर दुवानमू ने थोड़ा सा माथा सिकुड़ा। वे भली भांति जानते थे कि लुओ डिवाइन हॉल की इस परीक्षा में लुओ वंश की श्वेत लोमड़ी वंश से हार निश्चित थी। पहली बात तो ये कि श्वेत लोमड़ी वंश की यह पीढ़ी अत्यंत शक्तिशाली थी। दूसरी बात ये कि लुओ वंश के कई कुलीन योद्धाओं को श्वेत लोमड़ी वंश की परीक्षा में भाग लेने के लिए वहीं भेज दिया गया था। लुओ डिवाइन हॉल में रह गए योद्धा स्वाभाविक रूप से श्वेत लोमड़ी वंश के कुलीन योद्धाओं से कमतर थे। हालांकि ये जानते हुए भी, चाहे वह एल्डर दुवानमू हो या एल्डर शी, अगर वे वास्तव में हार जाते हैं तो वे फिर भी नाखुश होंगे। एल्डर दुवानमू ने जियान जू की ओर एक नजर डाली। लुओ कबीले में अब केवल जियान जू ही बचा था जो मोर्चा संभाले हुए था। हालांकि श्वेत लोमड़ी वंश में प्रतिभाशाली लोगों की संख्या बहुत अधिक थी। अब बारी राजकुमारी श्वेत लोमड़ी की नहीं, बल्कि छाया जुड़वा बहनों की थी। छाया जुड़वा बहनों के बाद वुफेंग का नंबर आता था, जिसकी शक्ति लगभग उनके बराबर ही थी। इस समय जियान जू का उपयोग करना जल्दबाजी होगी। ये सोचते हुए एल्डर दुवानमू ने बाकी लोगों की ओर देखा। लुओ कबीले के उच्च अधिकारियों ने निर्देश दिया था कि वे परीक्षाओं में अपनी स्थिति कमजोर न करें। एल्डर दुवानमू को उपस्थित सभी अभिजात वर्ग की शक्ति का भी सामान्य ज्ञान था। लुओ वंश के शिष्यों पर नजर घुमाते हुए उन्हें शैडो ट्विंस के बराबर कोई नहीं दिखा। वे सभी बहुत कमजोर थे। व्हाइट फॉक्स कबीले के हाथों इस मंच को हारना उनकी नियति थी। यह एक निर्विवाद परिणाम था। भूल जाओ, जब तक हमें बहुत बुरी तरह हार न मिले, तब तक हम बौनों में से ही सेनापति चुन सकते हैं। इसी विचार को ध्यान में रखते हुए एल्डर दुवानमू ने नामांकन किया। रेंजुई, डोंगलिन यू, वुक्विंग, येयुन, आप सभी ऊपर बढ़ें। उन्हें नामांकित किया गया था। येयुन ने गहरी सांस छोड़ी और वह फिर रिफाइनिंग रॉक की ओर चल पड़ा। हमारे विरोधी शैडो ट्विंस हैं। एल्डर दुवानमू ने शायद हमें बलि का बकरा बनाने के लिए ही नामांकित किया है। येयुन के बगल में खड़ी गुकिंग ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। गुकिंग आमतौर पर खुद को बहुत ऊंचा समझता था, लेकिन शैडो ट्विंस के सामने वह जरा भी गर्व महसूस नहीं कर सका। उसे बस भाग्य के आगे झुकना पड़ा और वास्तविकता को स्वीकार करना पड़ा। येयुन ने कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उसने शैडो ट्विंस, नोग्यंग और नोग्युए को ध्यान से देखा। दोनों लंबी थी, उससे ज्यादा छोटी नहीं।
उनकी टांगें लंबी और सीधी थीं, मानो उन्हें किसी पैमाने पर नापा गया हो। उनकी सुंदरता बेमिसाल थी और उनका व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली था। फिर रिफाइनिंग रॉक के सामने खड़े जुड़वा बच्चों ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। वे दोनों लड़कियां सचमुच रहस्यमय थीं। 10,000 परियों के स्वर्ग में आने के बाद यीयुन ने बहुत कम लोगों से लड़ाई की थी। उसने माउंट फैंगलिंग पर केवल कुछ मामूली शिष्यों से ही मुकाबला किया था। उसे अभी 10,000 परियों के स्वर्ग के सच्चे प्रतिभाशाली लोगों से लड़ना बाकी था। यीयुन उनकी शक्ति का अंदाजा नहीं लगा सकता था। शैडो ट्विंस के साथ वास्तविक युद्ध प्रतियोगिता की बात आने पर यीयुन को वास्तव में ज्यादा आत्मविश्वास नहीं था। फिर रिफाइनिंग रॉक के सामने खड़ी नोग्यू ने यीयुन की ओर देखा। तुमने मुझसे और मेरी बहन से फुटवर्क सीखा है। ऐसा प्रतीत होता था कि नोग्यू को यीयुन द्वारा उनके फुटवर्क को सीखने से द्वेष था। ओह, यीयुन अवाक रह गया क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या प्रतिक्रिया दे। नोग्यू ने फिर कहा, तुम्हारा नाम यीयुन है ना? राजकुमारी जुएर ने तुम्हारी डेसोलेट हेवन तकनीक की तारीफ की थी और यहाँ तक कहा था कि इस परीक्षा में तुम मेरी और मेरी बहन की बराबरी कर सकती हो। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। कई कुलीन योद्धा भी जवानी में डेसोलेट हेवन तकनीक पर समय बर्बाद करना पसंद करते हैं। सिर्फ डेसोलेट हेवन तकनीक में निपुण होना ही काफी नहीं है। असली चीज तो ताकत है। मैं जानता हूं कि नियमशास्त्रीय अंतर्दृष्टि आपकी विशेषज्ञता है। लुओ दिव्य हॉल की परीक्षाओं में नियमों पर एक प्रतियोगिता होगी। मैं आपको उन्हीं नियमशास्त्रीय अंतर्दृष्टियों के आधार पर हरा दूंगा जिन पर आपको गर्व है। बेशक इन सब के लिए आपको फिर रिफाइनिंग रॉक सरणी में 5 मिनट तक टिके रहने में सक्षम होना होगा। नोग्यू के ऐसा कहने के बाद उसका सुंदर शरीर एक पल में ही फिर रिफाइनिंग रॉक में विलीन हो गया। यीयुन नोग्यू की पीठ को देखकर अवाक रह गया। उसने अभी अभी उसके पैरों की चाल सीखी ही थी कि उसे निशाना बनाया गया। जाहिर है, राजकुमारी श्वेत लोमड़ी ने पहले जो कहा था, शायद उसी वजह से नोग्यू उसे अपना प्रतिद्वंदी मान रही थी। ये सोचते हुए यीयुन ने राजकुमारी व्हाइट फॉक्स की ओर देखा और एक कदम आगे बढ़कर फिर रिफाइनिंग रॉक के पार कदम रख दिया। एक पल में ही यीयुन एक बिल्कुल अपरिचित स्थान में प्रवेश कर गई। अध्याय 885 प्राचीन परियों से युद्ध। यीयुन के सामने एक उजाड़ घास का मैदान था। कमर तक पहुंचने वाली लंबी घास पूरे मैदान में दूर दूर तक फैली हुई थी। यीयुन के अलावा बाकी सभी लोग गायब हो गए थे, यहाँ तक कि लुओ डिवाइन हॉल भी गायब हो गया था। जिस प्राचीन परी से तुम लड़ना चाहते हो उसे चुनो। अचानक एक आवाज यीयुन के दिमाग में गूंजी। उसी समय प्राचीन परियों के बारे में जानकारी उसके दिमाग में डाल दी गई। 100 से अधिक प्राचीन परियां विभिन्न आकारों और आकृतियों में प्रकट हुईं। यीयुन ने उनके बीच 3 पैरों वाले सुनहरे कौवे और 9 नवजात शिशुओं को भी देखा। 3 पैरों वाला सुनहरा कौवा और 9 नवजात शिशु 2 सबसे शक्तिशाली प्राचीन परियों में गिने जाते थे। यीयुन को उनके बारे में अच्छी समझ थी क्योंकि वे उसके पहलू प्रतीक थे। हालांकि केवल उन्हें समझना ही काफी नहीं था। आखिरकार स्वर्ग की सभी परियों फिर रिफाइनिंग रॉक ने फिर रिफाइनिंग रॉक में प्रवेश किया था और उन सभी के अपने अपने प्राचीन परी पूर्वज थे। जाहिर है, वे अपने पूर्वजों को बहुत अच्छी तरह समझते थे। फिर भी ये देखना बाकी है कि किसने किसी प्राचीन परी को हराया था। इसके अलावा यदि वह किसी ऐसे प्राचीन परी को चुनता है जो उसी के नियमों का पालन करता है, तो उन नियमों का उपयोग करने पर उसके द्वारा पहुंचाई जाने वाली क्षति की मात्रा बहुत सीमित हो जाएगी। उदाहरण के लिए, यदि यीयुन 3 टांगों वाले सुनहरे कौवे को मारने के लिए शुद्धयान नियमों का उपयोग करना चाहता है। कठिन 3 पैरों वाले सुनहरे कौवे के शुद्धयान नियम केवल यीयुन के नियमों से ही श्रेष्ठ होंगे। किसी प्राचीन परी को हराना, भले ही वह केवल आत्मा का सार ही क्यों न हो, वर्तमान यीयुन के लिए बहुत मुश्किल काम था। मैं चुनता हूँ रानी मछली को। रानी मछली शुशुइरान वंश की पूर्वज थी। प्राचीन परियों के बीच रानी मछली को बहुत शक्तिशाली नहीं माना जाता था। इसके अलावा शुशुइरान कबीले के साथ प्रतिशोध के बाद उसे रानी मछली के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई थी। एक ऐसे प्राचीन फे को चुनकर जिससे वह परिचित था और जो शुद्धयान नियमों द्वारा प्रतिसंतुलित था, वह अपने लिए चीजों को आसान बना सकता था। यीयुन के चुनाव करने के बाद विशाल घास के मैदान गायब हो गए और एक गर्जना करते समुद्र में बदल गए। समुद्र की सतह पर तैरती हुई एक विचित्र मछली समुद्र से प्रकट हुई। उसका सिर सांप जैसा और शरीर मछली जैसा था। उसके 6 पैर और नुकीले दांतों की 2 पंक्तियां थीं। 30 सेकंड में युद्ध शुरू हो जाएगा। अपनी मर्जी से हथियार चुनिए। खुद से लाए गए हथियार, कठपुतलियां, गोलियां आदि का इस्तेमाल नहीं करना है। आवाज फिर गूंजी। इसके बाद यीयुन की दृष्टि में कई प्रकार के हथियार प्रकट हुए। हालांकि सभी हथियार एक ही गुणवत्ता के थे। गोलियों और कठपुतलियों का इस्तेमाल न कर पाने के अलावा इस लड़ाई को वास्तव में सभी के लिए निष्पक्ष माना गया था। शुद्धयान, टूटी हुई तलवार, सूर्य शूटिंग 9 डेथ्स बो और गॉड एडवेंट टॉवर का उपयोग नहीं किया जा सकता। यीयुन ने थोड़ा हौंकते हुए कहा। उसके पास मौजूद सभी खजाने उच्च कोटि के माने जाते थे, विशेषकर गॉड एडवेंट टॉवर। काले कवच वाले दानव देवता के साथ युद्ध में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन अब इसका उपयोग नहीं किया जा सकता था। इसके अलावा उसका प्रतिद्वंद्वी एक प्राचीन फे आत्मा का सार था। ऐसा युद्ध अत्यंत कठिन था। वाह! यीयुन के हाथ में धातु जैसी चमक वाली तलवार प्रकट हुई। जब यीयुन ने अपनी युवांची ऊर्जा उसमें प्रवाहित की तो उसने महसूस किया कि तलवार कठोर होने के अलावा उसमें युवांची ऊर्जा का कोई और प्रभाव नहीं पड़ा। अपने विचारों को एकाग्र करते हुए उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा ने काले कवच वाले दानव देवता की कठपुतली से संपर्क स्थापित किया, लेकिन उसने पाया कि संबंध टूट चुका था। अब केवल ड्रेको का प्रथम सच्चा सोना ही उपलब्ध था। क्या ड्रेको फर्स्ट ट्रू गोल्ड का अभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है? यीयुन थोड़ा हैरान हुआ। ध्यान से सोचने पर यह बात समझ में आती थी। ड्रेको फर्स्ट ट्रू गोल्ड में उसकी आत्मा का एक अंश समाहित था, इसलिए आभा के मामले में वही यीयुन के समान ही थी। फिर रिफाइनिंग रॉक सरणी ने संभवतः उन सभी खजानों को प्रतिबंधित कर दिया था जिनमें जीवन का कोई अंश नहीं था। चूंकि अवतार भी उसकी शक्ति का हिस्सा था, इसलिए उसे भी बाहर नहीं रखा गया। इसी क्षण रानी मछली ने चीख मारी। उसने अपना विशाल मुंह खोला और नीले पानी का एक स्तंभ थूक दिया। पानी का स्तंभ आकाश में बिखर गया और पानी की बूंदों में विभाजित हो गया, जो सीधे ही उनकी ओर बढ़ी। साफ पानी की बूंदों में अपार शक्ति समाहित थी। उनमें से प्रत्येक दिव्य धातु की तरह कठोर थी और वे शक्तिशाली घातक हथियार थीं। यीयुन ने तेजी से पीछे हटते हुए बाहर की ओर वार किया।
चा चा चा, उसकी तलवार की किरणें पानी की बूंदों से टकराते ही एक जाल की तरह आपस में गुंथ गईं और उन्हें बिखेर दिया। हालांकि फटने के बाद वे बिखरी नहीं बल्कि बहुत जल्दी जम गईं। वहीं येयुन की तलवार की किरणें बूंदों के बीच के अंतराल से ही गुजरी, उन पर कोई असर नहीं पड़ा। तलवार पानी के प्रवाह को रोक नहीं सकती थी और जल पर आधारित प्राचीन परी होने के नाते रानई मछली जल नियमों में समान रूप से निपुण थी। इसने येयुन पर चारों ओर से आ रही पानी की बूंदों को जमा दिया। थाउजेंड स्नो डोमेन एक विचार के साथ ही उसके चारों ओर उड़ती हुई तलवारों का एक समुद्र बन गया। ये 1000 बर्फ वाली उड़ने वाली तलवारें नहीं थीं, क्योंकि येयुन केवल एक साधारण तलवारों की श्रृंखला का ही उपयोग कर सकता था। हालांकि तलवारों की गुणवत्ता कमजोर थी, फिर भी तलवारों की श्रृंखला की शक्ति बरकरार थी। पानी की बूंदों को एक बार फिर से काट दिया गया। तलवारों की अनियंत्रित किरणों ने अनगिनत पानी की बूंदों को काटकर पानी की धुंध में बदल दिया। हालांकि येयुन अच्छी तरह जानता था कि पानी की धुंध तुरंत जम जाएगी। उसके पास अपने लिए बहुत कम समय था। येयुन का शरीर तीर की तरह आगे बढ़ा। उसने पानी की बूंदों को जमने के लिए आवश्यक 1 सेकंड के 100वें हिस्से का उपयोग किया और पानी की धुंध को चीरते हुए रानी मछली पर हमला कर दिया। रानी मछली को मारने के लिए उसे उसके शरीर पर प्रहार करना आवश्यक था। जैसे ही येयुन रानी मछली के पास पहुंचा, उसने अपना जबड़ा खोला और येयुन को काटने की कोशिश की। जैसे ही रानी मछली ने अपना मुंह खोला, उसमें से एक तीखी और मछली जैसी गंध निकली। ये किसी भी तरह से किसी प्रेत जैसी नहीं थी, यह एक असली प्राचीन परी जैसी थी। संभवतः यह आत्मा के सार द्वारा निर्मित होने का प्रभाव था। मरना। येयुन ने महान महारानी हृदय सूत्र का जाप किया और उसकी सारी शुद्ध यांग शक्ति फूट पड़ी। सूर्य के समान एक प्रज्वलित प्रहार हुआ। इस प्रहार में प्योयांग स्वॉर्ड पैलेस की तलवार की शक्ति समाहित थी। इस एक ही प्रहार से आकाश का रंग बदल गया। जिस समुद्र में रानी मछली छिपी हुई थी, वह येयुन के प्रहार से 2 भागों में बंट गया। ऐसा लगा मानो एक नीली खाई खुल गई हो और पानी की सतह चट्टानों की तरह ऊपर उठ गई हो। भारी मात्रा में समुद्री जल झरने की तरह नीचे गिरने लगा। खून के छींटे पड़े। येयुन के हमले से रानी मछली घायल हो गई थी। हालांकि जिस क्षण तलवार की किरण रानी मछली के शरीर को भेद गई, येयुन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने महसूस किया कि जैसे ही तलवार की किरण रानी मछली के शरीर को भेदी, उसके आंतरिक अंग पानी की धारा की तरह वार से बच निकले। किरण ने वास्तव में रानी मछली के महत्वपूर्ण अंगों को कोई चोट नहीं पहुंचाई। क्या ये भी जल कानूनों का ही प्रभाव था? येयुन के पास इस पर विचार करने का समय नहीं था। घायल रानी मछली में अभी भी भयानक आक्रमण शक्ति थी। उसने अपना मुंह खोला और पानी के नियमों से बनी एक नीली तलवार उगल दी। इतनी कम दूरी और तलवार की अत्यधिक तेज गति को देखते हुए इससे बचना लगभग असंभव था। पेंग। एक पल में ही ड्रैको फर्स्ट ट्रू गोल्ड येयुन के सामने प्रकट हो गया। उसने तलवार के वार को रोकने के लिए अपने हाथ में एक कृपाण पकड़ रखी थी, लेकिन फिर भी उस भयानक शक्ति ने ड्रैको फर्स्ट ट्रू गोल्ड को पीछे की ओर उड़ा दिया। रानी मछली ने एक बार फिर हमला किया। जैसे ही वह येयुन के सिर को काटने वाली थी, येयुन ने अपना सिर एक तरफ झुका लिया। वाह! 999,000 बर्फ से बनी उड़ने वाली तलवारों ने उस जगह पर एक चांदी की पट्टी बनाई जहां पहले येयुन का सिर था और सीधे रानी मछली के मुंह में जा घुसी। जैसे ही उड़ती हुई तलवार रानी मछली के गले को भेद गई, येयुन को फिर से वही अजीब सी अनुभूति हुई। रानी मछली का शरीर पानी की तरह नरम था। उसका मांस पानी की तरह अगल बगल फैल गया। हालांकि उड़ती हुई तलवार ने उसे भेद दिया था और खून बह रहा था, लेकिन उसे गंभीर चोट नहीं आई थी। ये रक्षात्मक क्षमता। येयुन का दिल बैठ गया। सचमुच हर प्राचीन परी में कुछ न कुछ भयानक बात होती थी। लुओ कबीले और श्वेत लोमड़ी कबीले के इतने सारे प्रतिभाशाली लोग एक भी प्राचीन परी को मारने में असफल रहे थे। इतनी असफलताओं से यह स्पष्ट था कि यह कितना कठिन काम था। येयुन को यह बात अच्छी तरह से पता थी कि अगर वह उनकी जगह होता तो वह भी नहीं जीत पाता। इस समय फेरिफाइनिंग रॉक सरनी के बाहर एल्डशी और एल्डडुआनमू चुपचाप सबसे बड़े फेरिफाइनिंग रॉक को देख रहे थे। सरनी के नियंत्रक होने के नाते एल्डशी और एल्डडुआनमू स्पष्ट रूप से देख सकते थे कि क्या हो रहा था। हालांकि फेरी रेड फॉक्स ऐसा नहीं कर सकी। भले ही वह देख नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है, लेकिन उसे शैडो ट्विंस की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। लेकिन लुओ कबीले की बात अलग थी। अगर वह किसी सर्वोच्च शासक का उत्तराधिकारी होता तो शायद उस पर नजर रखना जरूरी होता, लेकिन अगर कोई और होता तो उसमें बहुत बड़ी कमी होती। लाल लोमड़ी परी ने मुस्कुराते हुए पूछा, बुजुर्गों, आप क्या देख रहे हैं? क्या आप मुझे बता सकते हैं? एल्डडुआनमू की पलकें हिलीं और उन्होंने कहा, लड़ाइयाँ बहुत तीव्र हैं। उनमें से कई अपनी चरम सीमा के करीब हैं। हे, लाल लोमड़ी परी ने मोहक अंदाज में हंसते हुए कहा, इतनी देर तक टिके रहना बुरा नहीं है। लगता है कि इस बार तुमने जो लुओ कुल के शिष्य भेजे हैं वे अभी भी काफी अच्छे हैं। मुझे आश्चर्य है कि मेरी तरफ की दोनों छोटी लड़कियां कैसी हैं। फेरी रेड फॉक्स के लहजे से एल्डडुआनमू बेहद नाराज हो गए। फेरी रेड फॉक्स दुवानमू से कम एक कनिष्ठ था, इसलिए जाहिर तौर पर दुवानमू को अपने सामने एक कनिष्ठ व्यक्ति का इतना अभिमानपूर्ण व्यवहार देखकर नाराजगी हुई। इसके अलावा उसके पास अपनी आत्मसंतुष्टि को पुष्ट करने के लिए पर्याप्त सबूत भी थे। एल्डडुआनमू ने थोड़ा भौहें चढ़ाते हुए कहा, नोग्यंग और नोग्युए दोनों ने एक प्राचीन परी को मार डाला है। जब एल्डडुआनमू ने यह कहा तो सभी शिष्य चकित रह गए। एक को तो मार ही दिया। इससे पहले सभी लोग असफल रहे थे। उनका मूल्यांकन केवल उनके टिके रहने की अवधि के आधार पर किया जा सकता था। सबसे लंबे समय तक टिकने वाला व्यक्ति भी 6 मिनट से अधिक नहीं टिक पाया, और अब केवल 3 मिनट में शैडो ट्विंस ने एक प्राचीन फे को मार डाला। यह अंतर बहुत बड़ा था। वहां मौजूद प्रतिभाशाली लोगों के चेहरे बिगड़ गए। उन्हें यह बहुत असहज लगा। सभी लोग कुलीन वर्ग के थे, लेकिन वे नोग्यंग और नोग्युए से इतनी दूर क्यों थे? एल्डडुआनमू का जवाब सुनकर फेरी रेड फॉक्स ने मुस्कुराते हुए कहा, नोग्यंग और नोग्युए संयुक्त हमलों में माहिर हैं। उन्हें अलग करने से उनकी युद्ध शक्ति काफी कम हो जाएगी। फिर भी 3 मिनट में एक प्राचीन फे को मारना संभव है। अध्याय 886, रानी मछली को मारना। जब फेरी रेड फॉक्स ने यह कहा तो आसपास मौजूद लुओ कबीले के कुलीन लोग अवाक रह गए। 3 मिनट में एक प्राचीन फे को मार डालने के बावजूद फेरी रेड फॉक्स ने दावा किया था कि शैडो ट्विंस अकेले लड़ने में नहीं बल्कि संयुक्त हमलों में कुशल थे।
हालांकि वे जानती थीं कि फेरी रेड फॉक्स ये शब्द दिखावे के लिए जानबूझकर कह रही थी, लेकिन उन्होंने ये भी अनुमान लगा लिया था कि उसकी बात सच है। जुड़वां होने के नाते नोग्यंग और नोग्युए शायद एक मत थीं। संयुक्त रूप से साधना करने पर वे निश्चित रूप से आधे प्रयास से दोगुने परिणाम प्राप्त कर सकती थीं। शैडो ट्विंस बेहद ऊंचे और पहुंच से बाहर प्रतीत होते थे। वे इतने ऊंचे आसन पर विराजमान थे कि लुओ डिवाइन हॉल में उपस्थित लुओ वंश की युवा पीढ़ी में से केवल जियान जू ही उन तक पहुंच सकता था। इस बारे में सोचते हुए कई लोगों ने जियान जू की ओर देखा। अपनी पीठ के पीछे हड्डी की तलवार लिए जियान जू ने एल्डर दुवानमू की ओर देखा और पूछा, सीनियर दुवानमू, शैडो ट्विंस के अलावा बाकी सब कैसे हैं? बाकी लोग? दुवानमू ने सिर हिलाया। वे धीरे धीरे अपनी सीमा के करीब पहुंच रहे हैं। रानजुई शायद सबसे लंबे समय तक टिक पाएगा। उसने अब तक अपनी ताकत बचाकर रखी है और उसकी लगभग 60% शक्ति बची है। जहां तक गुकिंग की बात है, उसकी नींव अभी भी अपेक्षाकृत कमजोर है। वह रानजुई से जल्दी हार जाएगा। अपनी ताकत बचाना, ये तो वाकई समझदारी भरा तरीका है। लाल लोमड़ी परी ने व्यंग्य करते हुए हंसते हुए कहा। फे रिफाइनिंग रॉक सरनी में यदि कोई प्राचीन फे को नहीं मार पाता तो यह इस बात पर निर्भर करता कि वह कितने समय तक टिक पाता है। जितना अधिक समय तक कोई टिक पाता उतना ही अच्छा परिणाम उसे मिलता। इसलिए अपनी शक्ति बचाने के उद्देश्य से रानजुई ने सरनी में प्रवेश करते ही समय बिताने के लिए बचाव के दांव पेच शुरू कर दिए थे। वह ऐसी स्थिति में काफी देर तक टिक सकता था, लेकिन इसका मतलब था प्राचीन परियों को हराने की संभावना को त्याग देना। इसके विपरीत कोई असाधारण व्यक्ति अदम्य साहस के साथ प्राचीन परियों को हराने की उस आशा की किरण के लिए लड़ता, चाहे परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों न हो। ये यून का क्या हाल है? ये यून कैसी है? जियान जू ने फिर पूछा। ये यून जमकर लड़ रहा है और अपनी काफी ताकत खर्च कर रहा है। अगर यही सिलसिला चलता रहा तो शायद वह 5 मिनट भी टिक ना पाए। 5 मिनट से भी कम? तो फिर क्या उसे बहुत जल्द निष्कासित नहीं कर दिया जाएगा? हालांकि ये यून मनुष्य था, फिर भी वह लुओ कबीले का सदस्य था। उपस्थित लुओ कबीले के कई शिष्य चाहते थे कि यून लुओ कबीले का नाम रोशन करे। भले ही वह हार जाए, वे नहीं चाहते थे कि उसकी हार बहुत बुरी हो। हालांकि एक प्राचीन परी आत्मा को हराना असंभव था, फिर भी अगर वह लंबे समय तक टिक पाता तो यह उनके लिए गर्व की बात होती। वह ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। हालांकि ओह, एल्डर दुआनमू का दिल अचानक धड़कना बंद हो गया और उनकी आंखों में आश्चर्य का भाव आ गया, जो फिर रिफाइनिंग रॉक को भूल रही थी। डॉट 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 बूम! ड्रैको फर्स्ट ट्रू गोल्ड अवतार को एक बार फिर यून से जोरदार झटका लगा और वह पीछे की ओर गिर गया। वाह! शुद्धयांग ज्वालाओं से जलता हुआ एक प्रचंड तीर रानई मछली की सर्पनुमा गर्दन पर सीधा जा लगा। जैसे ही वह तीर रानी मछली के शरीर को भेदता हुआ अंदर घुसा, खून की बारिश फूट पड़ी। हालांकि रानी मछली के शरीर में फिर से ध्रुवीकरण की घटना घटी। इसने तीर की अधिकांश शक्ति को बिखेर दिया और उसे केवल मामूली चोटें ही आईं। इस तरह की अजीब रक्षात्मक रणनीति के साथ यून अच्छी तरह जानता था कि अगर यह सिलसिला जारी रहा तो उसकी हार निश्चित है। सुनहरा कौवा! यून दहाड़ा और उसके पीछे 3 पैरों वाला सुनहरा कौवा एस्पेक्ट टोटेम प्रकट हुआ। उसी समय उसके पीछे तांग घाटी की प्रेत छवि भी प्रकट हुई। घाटी में उठती भयंकर ज्वालाओं ने धरती को आकाश से जोड़ दिया। घाटी के ऊपर एक फुसांग वृक्ष सीधा खड़ा था और उसकी चोटी पर 10 चकाचौंध कर देने वाले सूर्य लटक रहे थे। फुसांग से 10 सूर्य, जो शुद्धयांग में महारत हासिल करते हैं। रानाई मछली अपनी रक्षा के लिए जल के नियमों का उपयोग करती थी, जिससे उसका शरीर बहते पानी की तरह व्यवहार करता था। उस पर किए गए वार लगभग नगण्य प्रतिक्रिया देते थे। केवल शुद्धयांग की शक्ति ही उसे थोड़ा नुकसान पहुंचा सकती थी, लेकिन वह पर्याप्त नहीं था। ये यून की युवांची घट रही थी। अगर उसे रानाई मछली के साथ खर्च में प्रतिस्पर्धा करनी थी तो अंततः उसकी हार निश्चित थी। उसे एक ही वार में जीत हासिल करनी थी। ये यून दहाड़ा और 3 पैरों वाला सुनहरा कौवा चीखते हुए ये यून के हाथों में मौजूद तलवार में समाहित हो गया। तलवार एक झिलमिलाती लौ से जल रही थी, मानो वह पिघलने ही वाली हो। आह! रानाई मछली ने मुंह खोलकर ये यून को काटते हुए चीख मारी। रानाई मछली का हमला करने का यही आम तरीका था और ये यून भी इसी मौके का इंतजार कर रहा था। उसने महान महारानी हृदय सूत्र का पूरा इस्तेमाल किया और अपनी तलवार के साथ रानाई मछली के खुले हुए मुंह पर हमला कर दिया। तलवारधारी! बूम! ये यून सीधे रानाई मछली के पेट की ओर दौड़ा। उसके चारों ओर शुद्धयांग ज्वालाएं जल रही थीं। रानी मछली का शरीर एक बार फिर तरल रूप में परिवर्तित हो गया, क्योंकि वह चाहती थी कि यून उसके शरीर से होकर गुजरे। लेकिन इस क्षण यून ने दृढ़ निश्चय कर लिया, क्योंकि उसके प्रमुख एक्यूपंक्चर बिंदुओं में मौजूद सभी शुद्धयांग शक्ति एक ज्वालामुखी के विस्फोट की तरह बाहर निकल आए। गोल्डन क्रो इन्फर्नो इमर्शन ब्लेजिंग इनटू द ईथर! यून के चारों ओर का वातावरण आग के सागर में तब्दील हो गया था। शुद्धयांग नियमों के बल पर यून ने उस भीषण अग्निकांड को सहन किया। फिर भी जलने से उसकी त्वचा फट गई। पल भर में ऐसा लगा मानो रानी मछली के मुंह में सूरज उगाया हो। अरबों गैलन समुद्री जल वाष्पीकृत हो गया और आग की लपटें चारों ओर फैल गईं। रानी मछली का शरीर इतना फूल गया मानो वह फटने ही वाली हो। इस बार यह अपने ज्ञात जल तत्व के नियमों से प्रचंड शुद्धयांग ज्वालाओं को बाहर नहीं निकाल सका। रानी मछली चीखी और उसके मुंह से खून बहने लगा, लेकिन आग की लपटों ने तुरंत खून को भाप बना दिया। रानी मछली की जीवन शक्ति भी तेजी से उसके शरीर से निकल गई। हालांकि यह एक ऐसी विधि थी जिससे दुश्मन को नुकसान तो होता ही था, साथ ही लगभग उतना ही नुकसान खुद को भी होता था। यून को उस भयानक ऊर्जा विस्फोट के प्रभाव को सहना पड़ा। हालांकि माउंट एजोर बिलो में प्राचीन फे हड्डी से उसके शरीर का पुनर्निर्माण किया गया था, लेकिन समय बहुत कम था और उससे प्राप्त शक्ति पर्याप्त नहीं थी। जोरदार प्रहार से यून की भुजाएं खून से लथपथ हो गईं। फिर भी उसने तलवार को मजबूती से पकड़ रखा था और उसकी नोक आगे की ओर ताने हुए थी। विभाजित करना! यून और उसकी तलवार ने रानाई मछली के शरीर को भेद दिया। उसका शरीर खून से लथपथ था। कुछ खून उसका अपना था और कुछ रानाई मछली का। उसकी युवांची पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी और वह सीधा खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। यून ने रानाई मछली के शरीर में एक बड़ा छेद कर दिया था। उसके आंतरिक अंग जलकर चूर चूर हो गए थे, लेकिन उसकी बाहों में असहनीय दर्द हो रहा था। उसकी बाहों की हड्डियां टूट गई थीं। रानाई मछली ने धीरे धीरे छटपटाना बंद कर दिया। उसका शव समुद्र की सतह पर तैरने लगा।
शुद्धयांग ज्वालाओं के कारण समुद्र का पानी उबल रहा था और बाद में रानी मछली के खून से लाल हो गया। क्या आखिरकार यह सब खत्म हो गया? इसी क्षण यियून पूरी तरह से बेहोश हो गया। समुद्र की ओर गिरते हुए उसने अपने शरीर पर से नियंत्रण खो दिया। जिस क्षण यियून ने रानी मछली पर आंतरिक हमले में अपना हताश प्रहार किया, उसी समय गुकिंग को भी फिर रिफाइनिंग रॉक से निष्कासित कर दिया गया था। इस समय पूरे 5 मिनट बीत चुके थे। भले ही यह सिर्फ 5 मिनट का समय था, लेकिन लुओ कबीले के दोनों बुजुर्ग परिणाम मूल्यांकन के दौरान गुकिंग के युद्ध प्रदर्शन पर विचार करेंगे। ताबड़तोड़ हमला करना लगातार चकमा देने से स्पष्ट रूप से अलग था। गुकिंग 5 मिनट तक टिकने में कामयाब रही, वहीं यियून 5 मिनट से अधिक समय तक टिकने में कामयाब रही। इस मौके पर सबने राहत की सांस ली। कम से कम उन्हें इतनी बुरी हार तो नहीं मिली। इसके अलावा एल्डर दुआनमू के अनुसार यियून फे रिफाइनिंग रॉक सरणी में प्रवेश करने के क्षण से ही हताशा से लड़ रहा था। इतने भयंकर युद्ध में इतने लंबे समय तक टिके रहना उनके लिए वास्तव में सराहनीय था। अध्याय 887 गंभीर रूप से घायल। भव्य हॉल में फे रिफाइनिंग रॉक सरणी जगमगा रही थी। जब गुकिंग को निष्कासित किया गया तो एल्डर दुआनमू ने बेपरवाही से असफल कहा, लेकिन उनका ध्यान अभी भी फे रिफाइनिंग रॉक सरणी पर केंद्रित था। बाकी सब कैसे हैं? फेरी रेड फॉक्स ने अपने बाल घुमाते हुए पूछा। एल्डर दुआनमू की भौहें तन गईं और उन्होंने गहरी आवाज में कहा, नोग्युएंग और नोग्युए ने दूसरे प्राचीन परी को घायल कर दिया है। क्या दूसरे प्राचीन परी को घायल कर दिया गया? लाल परी मुस्कुराए। वह नोग्युएंग और नोग्युए की युद्ध शक्ति से बहुत संतुष्ट थी। आखिरकार दूसरी प्राचीन परी पहली प्राचीन परी से कई गुना अधिक शक्तिशाली थी। शैडो ट्विंस ने पहले प्राचीन फे के साथ पूर्ण युद्ध करने के बाद भी दूसरे प्राचीन फे को घायल करने में सफलता प्राप्त की। वे अपने से पहले के सभी शिष्यों से कहीं आगे निकल गए थे। बाकी लोगों का क्या? फेरी रेड फॉक्स ने अपने होठों के कोनों को घुमाते हुए पूछा। रानजुई में अभी भी बहुत ताकत बची है, वह अभी भी कुछ देर तक टिक सकता है। जहां तक यियून की बात है, वह बस बाहर आने ही वाला है। बाहर आना? पहले प्राचीन परी के साथ 5 मिनट भी टिक पाना बुरा नहीं है। लाल परी लोमड़ी ने सिर हिलाया और उसने यियून को जरा भी तुच्छ नहीं समझा। आखिरकार उसकी पृष्ठभूमि को देखते हुए ऐसा परिणाम काफी अच्छा था। हालांकि शैडो ट्विंस द्वारा पहले प्राचीन फे को 3 मिनट में मार गिराने और दूसरे प्राचीन फे को घायल करने की तुलना में वह अभी भी काफी पीछे था। बम! यियून के निष्कासित होते ही फे रिफाइनिंग रॉक जगमगा उठा। गुकिंग और यियून लगभग एक ही समय पर बाहर आई, लेकिन गुकिंग का चेहरा पीला पड़ गया था और उसे कुछ चोटें आई थीं, जबकि यियून के साथ ऐसा नहीं था। वह खून से लथपथ था और पूरी तरह बेहोश हो गया था। ये है उद्धरण चिन्ह। सभी लोग स्तब्ध रह गए। यियून को जमीन पर गिरने ही वाला देखकर एल्डर दुआनमू ने शून्य की ओर इशारा किया और यियून के शरीर को पकड़कर उसे जमीन पर गिरने से रोक दिया। वह इतनी गंभीर रूप से घायल हो गया था। यियून के शरीर का एक भी अंग ठीक नहीं था। उसकी युआनची भी पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। ये तो सिर्फ एक परीक्षण था, क्या इसके लिए इतनी हद तक जाने की जरूरत थी? प्रश्नवाचक चिन्ह। फे रिफाइनिंग रॉक में एक प्राचीन फे से लड़ना कोई भ्रम नहीं था। यह एक अंतरस्थानिक क्षेत्र में वास्तविक युद्ध था। हालांकि एल्डर दुआनमू देख रहे थे और मृत्यु की संभावना कम थी, लेकिन गंभीर रूप से घायल होने से आगामी परीक्षाओं पर असर पड़ सकता था। प्राचीन परियों की अत्यधिक शक्ति को देखते हुए जब लोगों को एहसास हुआ कि वे उनका मुकाबला नहीं कर सकते, तो उनमें से कई ने उनसे दूरी बनाना शुरू कर दिया। यियून जैसे कुछ ही लोग थे जिन्होंने इतनी बहादुरी से लड़ाई लड़ी। वह इतनी बुरी तरह घायल हो गया। वह बदमाश तो मूर्ख है। उसे अपनी साधना के लिए कुछ ताकत बचा लेनी चाहिए थी। इतनी बुरी तरह घायल होने से कोई फायदा नहीं है। कई लोग सिर हिला रहे थे। हालांकि रानजुई की रणनीति कुछ हद तक कपटपूर्ण थी, फिर भी इसे काफी अच्छी रणनीति माना जा रहा था। हिट एंड रन की रणनीति अपनाकर समय बिताना यियून की तरह दयनीय स्थिति में रहने से कहीं बेहतर था। जैसे ही सभी लोग एल्डर दुआनमू द्वारा यियून की असफलता की घोषणा का इंतजार कर रहे थे, वे एल्डर दुआनमू को चुपचाप यियून को देखते हुए देखकर आश्चर्यचकित रह गए। क्यों बुजुर्गों, आप दोनों क्या देख रहे हैं? परीलाल लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए एल्डर शी और एल्डर दुआनमू से पूछा। एल्डर दुआनमू कुछ देर चुप रहने के बाद बोले, यियून जीत गया। उसने पहले प्राचीन परी को मार डाला। भले ही उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर ऐसा किया, फिर भी वह जीत गया। क्या वो जीत गया? ये सुनकर सब लोग अचंभित रह गए। यियून सचमुच जीत गई। शैडो ट्विंस की जीत किसी को आश्चर्य नहीं होगा। शैडो ट्विंस व्हाइट फॉक्स कबीले के 2 सबसे प्रतिभाशाली सदस्य थे। जहां तक यियून की बात है, वह इससे पहले अज्ञात था और अचानक ही अपनी साधारण पृष्ठभूमि के साथ सामने आया था। सभी के मन में यही धारणा थी कि यियून की शक्ति गुकिंग से कम है। लेकिन अब यियून भी गुकिंग की तरह 5 मिनट तक टिकने में कामयाब हो गई थी। गुकिंग की हार कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, लेकिन यियून, क्या उसने पहले प्राचीन परी को मार गिराने में कामयाबी हासिल कर ली थी? मुझे लगा था कि वह हार जाएगा। युद्ध में उसने जो ताकत दिखाई वह रानजुई से भी थोड़ी कम थी, लेकिन रानजुई प्राचीन परी से लड़ते हुए समय बिताने की कोशिश कर रही थी। जहां तक यियून की बात है, उसने पलटवार किया और अपनी अधिकांश युआनची का इस्तेमाल करते हुए प्राचीन परी की कमजोरी पर घातक प्रहार किया। इसलिए वह जीत गया। उसकी ताकत रानजुई से थोड़ी कम थी, लेकिन फिर भी वह जीत गया। जब एल्डर दुआनमू ने यह कहा तो सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। हालांकि किसी व्यक्ति की ताकत युद्ध के परिणाम में निर्णायक भूमिका निभाती है, लेकिन कई बार लड़ने का जज्बा, तकनीक, इच्छाशक्ति और अंतर्दृष्टि भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। पर्याप्त शक्ति के अभाव में भी यियून द्वारा पहले प्राचीन परी को हराने में सक्षम होना वास्तव में आश्चर्यजनक था। यियून ने सचमुच पहले प्राचीन परी को हरा दिया। गुकिंग चौंक गया। लुओ वंश के शिष्यों में से एक होने के नाते, जिसने अभी अभी एक प्राचीन परी से युद्ध का अनुभव किया था, वह जानता था कि परिशोधन चट्टान में उसका सामना जिस प्राचीन परी से हुआ था वह कितना शक्तिशाली था। वह उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। एक स्वर्गिक परी होने के नाते गुकिंग को प्राचीन परियों के प्रति श्रद्धा का भाव था। इसके अलावा यह कोई मायावी लोक नहीं था, बल्कि एक वास्तविक युद्ध था, इसलिए दमनकारी भावना असाधारण थी। फिर भी यियून ने ऐसी परिस्थितियों में भी पलटवार करके एक प्राचीन परी को मार गिराने में कामयाबी हासिल कर ली थी। गुकिंग को यह बात अविश्वसनीय लगी। इसी क्षण श्वेत लोमड़ी कबीले के एक शिष्य की सुस्त आवाज सुनाई दी।
उसने केवल पहले प्राचीन परी को मारा है, लेकिन इसके लिए उसे बेहोश होना पड़ा। सीधे शब्दों में कहें तो ये केवल एक आंतरिक संघर्ष है। क्या आपको इतनी बड़ी प्रतिक्रिया देने की जरूरत है? जो लोग इससे अनजान हैं वे शायद सोचेंगे कि उसने लगातार 2 या 3 प्राचीन परियों को मार डाला है। यह मत भूलो कि हमारे श्वेत लोमड़ी कबीले के छाया जुड़वां अभी भी परिशोधन चट्टान के अंदर एक भीषण युद्ध में लगे हुए हैं, और 3 मिनट के निशान पर उन्होंने पहले प्राचीन परी को मार डाला था। ये सुनकर आसपास मौजूद श्वेत लोमड़ी कबीले के शिष्यों ने एक स्वर में कहा, बिल्कुल सही। ये यून ने केवल अपनी हताशा के सहारे ही मंच पार किया। असली मायने में तो ताकत ही मायने रखती है। इस बार श्वेत लोमड़ी कबीले में हमारे पास कई प्रतिभाशाली शिष्य हैं। वरिष्ठ बहनें नोग्यन और नोग्युए ने तो अभी शुरुआत ही की है। जब श्वेत लोमड़ी वंश के शिष्यों ने यह कहा तो लुओ वंश के शिष्य चुप हो गए। दरअसल ये उनका प्रदर्शन बुरा नहीं था, लेकिन ध्यान आकर्षित करने का कारण उसकी निम्न स्तर की प्रारंभिक स्थिति थी। कई प्रतिभाशाली लोगों के लिए ये उनसे बहुत अलग नहीं था। ऐसी परिस्थितियों में ये उन द्वारा पहले प्राचीन परी को मारना आश्चर्यजनक था। हालांकि व्हाइट फॉक्स कबीले के प्रतिभाशाली लोगों की तुलना में वह वास्तव में कुछ खास नहीं था। शैडो ट्विंस वाकई बहुत डरावने थे। तुलना करने पर शैडो ट्विंस वास्तव में ये उनको पीछे छोड़ देंगे। इस समय फेरिफाइनिंग रॉक झिलमिला उठा, क्योंकि कुछ सेकंड के अंतराल पर 2 आकृतियां फेरिफाइनिंग रॉक से बाहर निकलीं। बहुत दर्दनाक। नोग्यू ने अपनी कोमल कलाई को रगड़ा। उसकी बांह खून से सनी हुई थी। जिस तरह से उसने नाक से कुड़ी, उससे वह कुछ हद तक प्यारी लग रही थी। मैं उसे हरा नहीं सकी। उस बैल की खाल बहुत सख्त थी। तलवार से वार करने पर घाव 1 फुट गहरा हो गया, लेकिन दर्जनों बार वार करने के बावजूद कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। नोग्यू ने बड़बड़ाते हुए कहा। हालांकि उसकी बातों से लोग चौंक गए। नोग्यू एक दूसरे प्राचीन परी से लड़ रही थी जो उससे कई गुना अधिक शक्तिशाली था। वह न केवल युद्ध में लंबे समय तक टिकी रही, बल्कि उसने प्राचीन परी को दर्जनों बार वार भी किए। इतना ही नहीं, नोग्यू अपेक्षाकृत कम चोट के साथ बच निकलने में कामयाब रही। चोटें लगने के बावजूद येयून की तुलना में येयून इस समय लुओ वंश के शिष्यों में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला शिष्य था, लेकिन वह बेहोश था। लाल परी लोमड़ी ने नोग्यू के सिर पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराते हुए कहा, शाबाश। अरे, येयून बेहोश क्यों है? तभी नोग्यू ने येयून को देखा। चूंकि येयून ने पहले उसके कदमों की नकल की थी, इसलिए ये युवती अभी भी उससे नाराज थी। येयून ने असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया और सौभाग्य से पहले प्राचीन परी को मार गिराने में कामयाब रहा, लेकिन उसकी ताकत अंततः अपर्याप्त साबित हुई, इसलिए वह बुरी तरह घायल हो गया। उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लुओ वंश का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति जियानजू है। लुओ दिव्य हॉल की इस परीक्षा में वही एकमात्र प्रतिद्वंद्वी है जो आपके और नोग्यन के ध्यान देने योग्य है। जब फेरी रेड फॉक्स ने यह कहा तो नोग्यन और नोग्युए ने जियानजू की ओर देखा। राजकुमारी जुएर बलवान थी, फिर भी उनकी प्रतिद्वंदी लुओ हुआर थी। उनका और उनकी बहन का मिशन जियानजू को हराना था। चाहे नोग्यन हो या नोग्युए, उन्हें विश्वास नहीं था कि वे हारेंगे। आंटी, चिंता मत कीजिए, मैं जियानजू को जरूर हरा दूंगी, नोग्युए ने मुट्ठी लहराते हुए आत्मविश्वास से कहा। उसने युवांची संचार के माध्यम से यह बात कही, इसलिए हालांकि यह बहुत तेज नहीं थी, फिर भी हर कोई अपनी प्रबल श्रवण शक्ति से इसे सुन सका। एल्डरशी ने जियानजू की ओर अर्थपूर्ण दृष्टि डाली और कहा, मैं ही उनको इलाज के लिए ले जाऊंगा। जियानजू, अब तुम्हारी बारी है। युद्ध की घोषणा हो जाने के बाद जाहिर सी बात थी कि उन्हें उनसे युद्ध में भिड़ना ही था। राजकुमारी पर्पल स्पिरिट के न होने पर जियानजू ही लुओ वंश का चेहरा बन गया था। जियानजू हार नहीं सकता था, या कम से कम वह शैडो ट्विन से हार नहीं सकता था। जियानजू ने गहरी सांस ली और फिर रिफाइनिंग रॉक की ओर चल पड़ा। उसके ठीक पीछे व्हाइट फॉक्स कबीले का एक हट्टा कट्टा आदमी चल रहा था। उसके मन में हत्या करने की तीव्र इच्छा थी और उसकी बाहों के बीचों बीच हल्के हाथीदांत रंग का एक निशान था। उसकी पीठ पर एक भारी तलवार लटकी हुई थी। उसका नाम वुफेंग था। वुफेंग बनाम जियानजू। वहां मौजूद लुओ वंश के शिष्य घबरा गए। येयून की तुलना में वे निश्चित रूप से जियानजू के परिणामों को लेकर अधिक चिंतित थे। अध्याय 888 आदिम अंतरिक्ष। 6 घंटे बीतने के बाद येयून को होश आया। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और उसे एक दूसर छत दिखाई दी। चारों ओर देखने पर उसे एहसास हुआ कि वह एक पत्थर के कक्ष में लेटा हुआ है। पत्थर का कक्ष अत्यंत सादा था। आसपास की काली चट्टान को काटकर फर्नीचर बनाया गया था जो भारी और ठंडा प्रतीत होता था। आपकी जल्दी ठीक होने की क्षमता मेरी उम्मीदों से कहीं ज्यादा है, क्योंकि आप 6 घंटे में ही जाग गए। आपका शरीर भले ही मजबूत न हो, लेकिन हैरानी की बात है कि आपने जिस पवित्र अवशेष का सेवन किया उससे मिली ऊर्जा आपके शरीर में बहुत तेजी से अवशोषित हो गई। इसी वजह से आप इतनी जल्दी होश में आ गए। अगर ऐसा नहीं होता तो आप परीक्षा के दौरान होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं से चूक जाते। पत्थर के कक्ष में एक गंभीर दिखने वाला बुजुर्ग भी मौजूद था। येयून को याद आया कि यह बुजुर्ग एल्डरशी थे। धन्यवाद सीनियर। येयून को इस बात का पूरा ज्ञान था कि बैंगनी क्रिस्टल की बदौलत ही वह इतनी तेजी से ऊर्जा अवशोषित कर पा रहा था। बेहोशी की हालत में भी बैंगनी क्रिस्टल ऊर्जा अवशोषित करने और उसके शरीर को ठीक होने में मदद करने में सक्षम था। इसके अलावा बैंगनी क्रिस्टल का अस्तित्व किसी की भी समझ से परे था। येयून के वहां बेसुध पड़े होने के बावजूद एल्डरशी की जांच पड़ताल व्यर्थ थी। वह समझ नहीं पा रहे थे कि येयून इतनी तेजी से ऊर्जा क्यों अवशोषित कर रहा था, क्योंकि उनके लिए बैंगनी क्रिस्टल को ढूंढने का कोई रास्ता ही नहीं था। बैंगनी क्रिस्टल बेहद अद्भुत था। इसका अस्तित्व येयून की समझ से परे था। एल्डरशी वाकई बहुत जिज्ञासु थे। जब उन्होंने येयून के शरीर की जांच की, लेकिन उन्हें सटीक कारण नहीं मिला, तो वे केवल यही निष्कर्ष निकाल सके कि येयून में एक विशेष रक्तवंश है जिसके कारण वह अत्यंत तीव्र गति से ऊर्जा अवशोषित करता है। आखिरकार जीवन जटिल है। अनगिनत रक्तवंश हैं, इसलिए ये स्वाभाविक है कि कुछ रक्तवंश ऐसे भी होंगे जिन्हें वे नहीं समझते। येयून पत्थर के पलंग से उठ बैठा और अपने शरीर को फैलाया। उसने महसूस किया कि उसकी अधिकांश युवांशी पुनः प्राप्त हो चुकी है। इससे येयून बैंगनी क्रिस्टल के अद्भुत प्रभावों पर आश्चर्यचकित रह गया। सर्वोच्च श्रेणी के स्वास्थ्यवर्धक अवशेष के साथ बैंगनी क्रिस्टल अवशेष के प्रभावों को अधिकतम स्तर तक पहुंचा सकता है। वरिष्ठ, ये कनिष्ठ व्यक्ति पूछना चाहता है कि बाद में रिफाइनिंग रॉक में प्रवेश करने वाले लोगों के परिणाम कैसे रहे। रिफाइनिंग रॉक सरणी से निकाले जाने पर येयून पहले से ही बेहोश था।
वह ये जानने के लिए उत्सुक था कि शैडो ट्विंस और प्रिंसेस व्हाइट फॉक्स कितने शक्तिशाली हैं। ये यून का सवाल एल्डरशी की उम्मीदों के मुताबिक ही था। उन्होंने कहा, तुम्हारे बाद शैडो ट्विंस भी रिफाइनिंग रॉक सरनी से बाहर आ गईं। बहनों ने न केवल पहले प्राचीन फे को मार डाला बल्कि दूसरे प्राचीन फे को भी बुरी तरह घायल कर दिया। प्राचीन फे की ऊर्जा खपत लगभग 50% तक पहुंच गई। ये तब था जब शैडो ट्विंस ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था। अगर वे तुम्हारी तरह ही पूरी ताकत से लड़ती तो यह अनुपात शायद और भी अधिक होता। वुफेंग की बात करें तो वह थोड़ा ज्यादा शक्तिशाली था। उसने दूसरे प्राचीन परी की 70% ऊर्जा सोख ली। वुफेंग की युद्ध क्षमता असाधारण है। उसके शरीर से निकलने वाली तीव्र रक्त पिपासा की आभा को शायद महसूस किया जा सकता है। उसने कई जीवन मरण के युद्ध अवश्य लड़े होंगे। अंततः राजकुमारी श्वेत लोमड़ी वही एकमात्र ऐसी थी जिन्होंने दूसरे प्राचीन परी को मार गिराया। इतना ही नहीं, तीसरे प्राचीन परी के विरुद्ध भी वह 1 मिनट तक डटी रही। उन्होंने तो प्राचीन परी को घायल भी कर दिया था। एल्डरशी ने यह बात बड़े ही सहज भाव से कही, जिसे सुनकर ये यून चौंक उठी। अंतर उसने पहले प्राचीन परी को मारने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, साथ ही उसे भाग्य का भी साथ मिला। प्राचीन परी को मारने के बाद वह तुरंत बेहोश हो गया और परिशोधन चट्टान के घेरे से बाहर निकाल दिया गया। उसका दूसरे प्राचीन परी से सामना भी नहीं हुआ। जहां तक राजकुमारी व्हाइट फॉक्स की बात है, उसने न केवल दूसरे प्राचीन फे को मार डाला बल्कि उसने तीसरे प्राचीन फे को भी घायल कर दिया था। फिर रिफाइनिंग रॉक एरे की कठिनाई जैसे जैसे आगे बढ़ती गई वैसे वैसे ज्यामितीय रूप से बढ़ती गई। तीसरी प्राचीन फे कितनी शक्तिशाली मानी जाती थी? लुओ वंश का क्या हुआ? ये यून ने जल्दी से पूछा। हमारे लुओ कबीले के लिए लुओमो लगभग तुम्हारे जैसा ही था। पहले प्राचीन परी को मारने के बाद वह दूसरे प्राचीन परी से लड़ने में असमर्थ हो गया और उसे निष्कासित कर दिया गया। जियानजू का प्रदर्शन सबसे अच्छा था। कम से कम उसके परिणाम वुफेंग से कहीं बेहतर थे, जिससे वह शैडो ट्विंस को भी हराने में सक्षम हुआ। इसलिए उसने लुओ कबीले के लिए कुछ हद तक सम्मान वापस दिलाया। धन्यवाद। ये यून ने अनजाने में अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसका रास्ता अभी लंबा था। उसे तेजी से आगे बढ़ना था और कदम दर कदम उनकी ओर दौड़ना था। तुम्हारी आंखों से तो ऐसा नहीं लग रहा था कि तुम निराश हो। बहुत अच्छा। एल्डरशी ने सिर हिलाया। मैं तुम्हें आदिम अंतरिक्ष में ले जा रहा हूँ। जो भी पहले स्तर पर 5 मिनट तक टिके रहने में कामयाब होता है या पहले प्राचीन परी को घायल करने में कामयाब होता है, उसे आदिम अंतरिक्ष में प्रवेश करने की अनुमति है। जैसे ही एल्डरशी ने यह कहा, उन्होंने ये उनका हाथ पकड़ लिया। एक सहज कदम आगे बढ़ाते ही आसपास का वातावरण विकृत हो गया। आदिम स्वर्ग के अराजक नियमों से गुजरने के कारण यीयून को चक्कर आने लगे, क्योंकि यह उसकी मानसिक शक्ति पर भारी पड़ रहा था। अगले ही पल यीयून एक विशाल मठ में पहुंच चुकी थी। यह मठ इतना ऊंचा और चौड़ा था कि इसकी लंबाई 1000 फीट तक थी। अगर कोई विशालकाय प्राचीन परी भी यहाँ होती तो वह आसानी से इसके बीच से गुजर सकती थी। यह मठ अज्ञात चट्टानों से बना था और अंत में एक देहाती शैली का कांसे का दरवाजा था। दरवाजा मठ जितना ऊंचा था और उस पर देवी देवताओं के अनेकों चित्र उकेरे गए थे। ये भव्य और प्रभावशाली था। यीयून और एल्डरशी मठ के सामने चींटियों की तरह प्रकट हुए। इस अनुभूति ने यीयून को दरवाजे के पीछे की चीजों के बारे में जानने के लिए उत्सुक कर दिया। इस समय एल्डरशी ने अपना हाथ बढ़ाकर दरवाजे पर धक्का दिया। इसके बाद 30 फुट मोटा और अथाह वजनी दरवाजा एल्डरशी के हाथों से खुल गया। पीतल के दरवाजे के पीछे का नजारा देखकर यीयून का दिल जोर से धड़कने लगा। दरवाजे के पीछे खाली जगह थी। वह स्थान धुंध से ढका हुआ था और यह अज्ञात था कि वह कितना विस्तृत था। इस बिंदु पर आकर भव्य मठ गायब हो गया, मानो वह शून्य का हिस्सा बन गया हो। लुओ वंश के जिन शिष्यों और श्वेत लोमड़ी वंश के शिष्यों का चयन किया गया था, वे पहले से ही इस स्थान पर प्रतीक्षा कर रहे थे। यीयून ने देखा कि धुंध के बीच कुछ देहाती चट्टानें तैर रही थीं। उनका कोई रंग नहीं था और वे पूरी तरह से धूसर थीं। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें अरबों वर्षों से दुनिया के किसी कोने में छोड़ दिया गया हो। यीयून ने अपनी मानसिक ऊर्जा से चट्टानों का अध्ययन करने से खुद को नहीं रोका। उसने पाया कि ये चट्टानें प्रथम स्तर की रिफाइनिंग रॉक से कुछ हद तक मिलती जुलती थी, लेकिन इनसे निकलने वाली आभा रिफाइनिंग रॉक से पूरी तरह भिन्न थी। यीयून, क्या तुम ठीक हो? यीयून को आते देख गुकिंग आश्चर्यचकित रह गया और तुरंत उसके पास आ गया। आप इतनी जल्दी ठीक हो गए? यीयून को निष्कासित किए जाने का दृश्य सभी ने देखा था। वे उसकी चोटों से भलीभांति परिचित थे। सर्वोच्च श्रेणी के अवशेष के उपचार के बावजूद भी इतनी जल्दी ठीक होना मुश्किल था। आखिरकार अवशेष की श्रेणी जितनी उच्च होती है, उसके औषधीय तत्व उतने ही शक्तिशाली होते हैं। इससे अवशोषण की गति धीमी हो जाती है। तुमने तो वाकई बहुत जल्दी रिकवर कर लिया। लगता है तुम्हारी ताकत थोड़ी कमजोर है, लेकिन मार सहने की तुम्हारी क्षमता काफी अच्छी है। नोंग्यू ने मुस्कुराते हुए कहा। वही उनके साथ व्यंग्य नहीं कर रही थी, बल्कि वह बस बेबाक थी। हालांकि नोंग्युए के शब्द कानों को चुभ गए। नोंग्यू ने अपनी छोटी बहन को घूर कर देखा। युए, बेवजह जिद मत करो। नोंग्यू ने जीभ बाहर निकाली और चुप हो गई। यीयून को भी कोई परवाह नहीं थी और उसने गुकिंग से कहा, कोई गंभीर बात नहीं थी। एल्डरशी ने बस मुझे आदिम स्थान के बारे में बताया था। इस जगह में क्या खास बात है? इसमें ऐसा क्या खास है? आदिम अंतरिक्ष का जिक्र होते ही गुकिंग के मन में थोड़ी उत्तेजना पैदा हो गई। उसने कहा, एल्डर दुवानमू ने अभी बताया था कि यह आदिम अंतरिक्ष ब्रह्मांड की रचना के समय बचा हुआ एक प्राचीन अंतरिक्ष है। यह अरबों वर्षों से अस्तित्व में है और हमारे लुओ कबीले को आदिम स्वर्ग की खोज करते समय संयोगवश यह अंतरिक्ष मिल गया, इसलिए इसे संरक्षित कर लिया गया। इस अंतरिक्ष में कई रहस्य छिपे हैं। इस धुंधले कोहरे को देखो। एल्डर दुवानमू ने अभी बताया था कि यह धुंधला कोहरा अराजकता की सबसे प्राचीन गैस है। इससे भी अधिक रोचक बात ये चट्टानें हैं। ये ब्रह्मांड की शुरुआत में बनी अराजकता की चट्टानें हैं। ये तो कैस्टोन है। यीयून घबरा गया। वह जाहिर तौर पर कैस्टोन्स के बारे में जानता था। 10,000 परियों के स्वर्ग में विश्व पत्थरों का उपयोग मुद्रा के रूप में किया जाता था। ये एक दुनिया के जन्म के समय ऊर्जा और नियमों के क्रिस्टलीकरण का प्रतीक थे। कैस्टोन्स की बात करें तो उनका मूल्य वर्ल्ड स्टोन से कई गुना अधिक था। वे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय कैस और ओरिजिन ऊर्जा की गैसों के क्रिस्टलीकरण से बने थे। उनमें ब्रह्मांड की सबसे सैद्धांतिक उत्पत्ति भी समाहित थी।
विश्व पत्थरों में निहित ऊर्जा के कारण इनका उपयोग मुद्रा के रूप में किया जा सकता था। वहीं अराजकता पत्थरों की बात करें तो इनका मूल्य अत्यधिक होने के कारण इन्हें आमतौर पर बेचा नहीं जाता था। इनका उपयोग किसी शक्तिशाली गुट की नींव के रूप में किया जा सकता था। यीयुन, इन कैस्ट स्टोन्स में केवल नियम ही नहीं है। एल्डर दुवानमू के अनुसार ये कैस्ट स्टोन्स फे रिफाइनिंग रॉक्स के समान हैं। इनमें प्राचीन फे के और एक आकर्षण समाहित हैं। हालांकि यह प्राचीन फे आत्मा का सार नहीं है, बल्कि फे देवताओं की वास्तविक आभा है। जादुई देवता गुकिंग की बातों से यीयुन बुरी तरह डर गई। 12 प्राचीन परी देवता सर्वोच्च नियमों का सार थे। माउंट अजूर बिलो पर यीयुन ने दिव्य स्तंभ और उन नक्काशी को देखा था जो लुओ वंश ने 12 परी देवताओं के लिए बनवाई थी। हालांकि वे दिव्य स्तंभ लुओ वंश के पूर्वजों द्वारा ही छोड़े गए थे। लुओ वंश के पूर्वज भले ही शक्तिशाली थे, लेकिन 12 दिव्य लोकों में उनकी तुलना कमजोर मानी जाती थी। उनकी साधना के स्तर और नियम संबंधी ज्ञान की सीमाओं के कारण उनके द्वारा निर्मित दिव्य स्तंभ परी देवताओं के वास्तविक नियमों का सटीक प्रतिरूपण नहीं कर सके। फे देवताओं की आभा को समाहित करने वाले कैस्ट स्टोन की तुलना में दिव्य स्तंभों में जमीन आसमान का अंतर था। यह माउंट एजोर बिलो एंशिएंट फे एडिफिस की सीमाएं भी थीं। हालांकि आदिम अंतरिक्ष में ऐसी स्थिति मौजूद नहीं थी। ये कैस्ट स्टोन्स में सीलबंद फे गॉड्स की आभा थी। ये वास्तव में उत्पत्ति के नियम थे। क्या ये कैस्ट स्टोन हमें उधार दिए जाएंगे? यीयुन भी उत्साहित थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जब गुकिंग ने आदिम अंतरिक्ष की उपयोगिता का जिक्र किया तो वह इतनी उत्साहित क्यों हो गई। शायद ऐसा ही हो, गुकिंग भी बेसब्री से इसका इंतजार कर रहा था। गुकिंग के अनुभव के बावजूद ये पहली बार था जब उसने कोई कैस्ट स्टोन देखा था। हमारे यहाँ मौजूद लोगों की संख्या से कहीं कम कैस्ट स्टोन हैं। हालांकि ये हमें उधार दिए जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए समय सीमा होनी चाहिए। ये पता नहीं है कि समय कैसे आवंटित किया जाएगा। इसके अलावा हमें इन्हें व्हाइट फॉक्स कबीले के साथ साझा करना होगा। व्हाइट फॉक्स कबीला, ये कहते हुए गुकिंग ने श्वेत लोमड़ी कबीले के प्रतिभाशाली लोगों को घबराहट भरी नजर से देखा। जूनियर ब्रदर ही, शायद आपको पता न हो कि श्वेत लोमड़ी कबीला फे जाति के सबसे बुद्धिमान और बेहद उच्च बोध क्षमता वाले कबीलों में से एक है। इसके अलावा जो लोग अपनी 9 पूंछ वाली श्वेत लोमड़ी की रक्तरेखा को जागृत करते हैं वे नियमशास्त्रीय अंतर्दृष्टि में अत्यंत निपुण होते हैं। उदाहरण के लिए शैडो ट्विंस इसका एक उदाहरण है। आदिम स्वर्ग में पहुंचते ही शैडो ट्विंस ने अपने पैरों का इस्तेमाल करके अव्यवस्थित ऊर्जा प्रवाह को समतल कर दिया था। इससे उनकी नियमशास्त्रीय समझ का स्तर स्पष्ट हो जाता था। गुकिंग की बातें तेज कानों वाली नोग्युए ने सुन ली। वह मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखने लगी। उसने ऐसी मुस्कान बिखेरी मानो अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रही हो। तुम्हारी समझ काफी अच्छी है और तुम गलत नहीं थे। मैं हत्या करने में माहिर नहीं हूँ, लेकिन जब बात नियमों की समझ की आती है तो मुझे वे सबसे ज्यादा पसंद हैं। अध्याय 888 आदिम अंतरिक्ष। 6 घंटे बीतने के बाद यीयुन को होश आया। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और उसे एक दूसर छत दिखाई दी। चारों ओर देखने पर उसे एहसास हुआ कि वह एक पत्थर के कक्ष में लेटा हुआ है। पत्थर का कक्ष अत्यंत सादा था। आसपास की काली चट्टान को काटकर फर्नीचर बनाया गया था जो भारी और ठंडा प्रतीत होता था। आपकी जल्दी ठीक होने की क्षमता मेरी उम्मीदों से कहीं ज्यादा है, क्योंकि आप 6 घंटे में ही जाग गए। आपका शरीर भले ही मजबूत न हो, लेकिन हैरानी की बात है कि आपने जिस पवित्र अवशेष का सेवन किया उससे मिली ऊर्जा आपके शरीर में बहुत तेजी से अवशोषित हो गई। इसी वजह से आप इतनी जल्दी होश में आ गए। अगर ऐसा नहीं होता तो आप परीक्षा के दौरान होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं से चूक जाते। पत्थर के कक्ष में एक गंभीर दिखने वाला बुजुर्ग भी मौजूद था। यीयुन को याद आया कि यह बुजुर्ग एल्डशी थे। धन्यवाद सीनियर। यीयुन को इस बात का पूरा ज्ञान था कि बैंगनी क्रिस्टल की बदौलत ही वह इतनी तेजी से ऊर्जा अवशोषित कर पा रहा था। बेहोशी की हालत में भी बैंगनी क्रिस्टल ऊर्जा अवशोषित करने और उसके शरीर को ठीक होने में मदद करने में सक्षम था। इसके अलावा बैंगनी क्रिस्टल का अस्तित्व किसी की भी समझ से परे था। यीयुन के वहां बेसुध पड़े होने के बावजूद एल्डशी की जांच पड़ताल व्यर्थ थी। वह समझ नहीं पा रहे थे कि यीयुन इतनी तेजी से ऊर्जा क्यों अवशोषित कर रहा था, क्योंकि उनके लिए बैंगनी क्रिस्टल को ढूंढने का कोई रास्ता ही नहीं था। बैंगनी क्रिस्टल बेहद अद्भुत था। इसका अस्तित्व यीयुन की समझ से परे था। एल्डशी वाकई बहुत जिज्ञासु थे। जब उन्होंने यीयुन के शरीर की जांच की लेकिन उन्हें सटीक कारण नहीं मिला, तो वे केवल यही निष्कर्ष निकाल सके कि यीयुन में एक विशेष रक्तवंश है जिसके कारण वह अत्यंत तीव्र गति से ऊर्जा अवशोषित करता है। आखिरकार जीवन जटिल है। अनगिनत रक्तवंश हैं, इसलिए ये स्वाभाविक है कि कुछ रक्तवंश ऐसे भी होंगे जिन्हें वे नहीं समझते। यीयुन पत्थर के पलंग से उठ बैठा और अपने शरीर को फैलाया। उसने महसूस किया कि उसकी अधिकांश युवांशी पुनः प्राप्त हो चुकी है। इससे यीयुन बैंगनी क्रिस्टल के अद्भुत प्रभावों पर आश्चर्यचकित रह गया। सर्वोच्च श्रेणी के स्वास्थ्यवर्धक अवशेष के साथ बैंगनी क्रिस्टल अवशेष के प्रभावों को अधिकतम स्तर तक पहुंचा सकता है। वरिष्ठ, ये कनिष्ठ व्यक्ति पूछना चाहता है कि बाद में फे रिफाइनिंग रॉक में प्रवेश करने वाले लोगों के परिणाम कैसे रहे। फे रिफाइनिंग रॉक सरनी से निकाले जाने पर यीयुन पहले से ही बेहोश था। वह ये जानने के लिए उत्सुक था कि शैडो ट्विंस और प्रिंसेस व्हाइट फॉक्स कितने शक्तिशाली हैं। यीयुन का सवाल एल्डशी की उम्मीदों के मुताबिक ही था। उन्होंने कहा, तुम्हारे बाद शैडो ट्विंस भी फे रिफाइनिंग रॉक सरनी से बाहर आ गईं। बहनों ने न केवल पहले प्राचीन फे को मार डाला, बल्कि दूसरे प्राचीन फे को भी बुरी तरह घायल कर दिया। प्राचीन फे की ऊर्जा खपत लगभग 50% तक पहुंच गई। ये तब था जब शैडो ट्विंस ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था। अगर वे तुम्हारी तरह ही पूरी ताकत से लड़ती तो यह अनुपात शायद और भी अधिक होता। वुफेंग की बात करें तो वह थोड़ा ज्यादा शक्तिशाली था। उसने दूसरे प्राचीन परी की 70% ऊर्जा सोख ली। वुफेंग की युद्ध क्षमता असाधारण है। उसके शरीर से निकलने वाली तीव्र रक्त पिपासा की आभा को शायद महसूस किया जा सकता है। उसने कई जीवन मरण के युद्ध अवश्य लड़े होंगे। अंततः राजकुमारी श्वेत लोमड़ी वही एकमात्र ऐसी थी जिन्होंने दूसरे प्राचीन परी को मार गिराया। इतना ही नहीं, तीसरे प्राचीन परी के विरुद्ध भी वह 1 मिनट तक डटी रही। उन्होंने तो प्राचीन परी को घायल भी कर दिया था। एल्डशी ने यह बात बड़े ही सहज भाव से कही, जिसे सुनकर यीयुन चौंक उठी। अंतर, उसने पहले प्राचीन परी को मारने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, साथ ही उसे भाग्य का भी साथ मिला। प्राचीन परी को मारने के बाद वह तुरंत बेहोश हो गया और परिशोधन चट्टान के घेरे से बाहर निकाल दिया गया।
उसका दूसरे प्राचीन परी से सामना भी नहीं हुआ। जहां तक राजकुमारी व्हाइट फॉक्स की बात है, उसने न केवल दूसरे प्राचीन फे को मार डाला, बल्कि उसने तीसरे प्राचीन फे को भी घायल कर दिया था। फे रिफाइनिंग रॉक एरे की कठिनाई जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे ज्यामितीय रूप से बढ़ती गई। तीसरी प्राचीन फे कितनी शक्तिशाली मानी जाती थी? लुओ वंश का क्या हुआ? ये यून ने जल्दी से पूछा। अब फ्यूचर एड्स, हमारे लुओ कबीले के लिए लुओमो लगभग तुम्हारे जैसा ही था। पहले प्राचीन परी को मारने के बाद वह दूसरे प्राचीन परी से लड़ने में असमर्थ हो गया और उसे निष्कासित कर दिया गया। जियानजू का प्रदर्शन सबसे अच्छा था, कम से कम उसके परिणाम वुफेंग से कहीं बेहतर थे, जिससे वह शैडो ट्विंस को भी हराने में सक्षम हुआ। इसलिए उसने लुओ कबीले के लिए कुछ हद तक सम्मान वापस दिलाया। धन्यवाद। ये यून ने अनजाने में अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसका रास्ता अभी लंबा था, उसे तेजी से आगे बढ़ना था और कदम दर कदम उनकी ओर दौड़ना था। तुम्हारी आंखों से तो ऐसा नहीं लग रहा था कि तुम निराश हो। बहुत अच्छा, एल्डर शी ने सिर हिलाया। मैं तुम्हें आदिम अंतरिक्ष में ले जा रहा हूँ। जो भी पहले स्तर पर 5 मिनट तक टिके रहने में कामयाब होता है या पहले प्राचीन परी को घायल करने में कामयाब होता है, उसे आदिम अंतरिक्ष में प्रवेश करने की अनुमति है। जैसे ही एल्डर शी ने यह कहा, उन्होंने ये उनका हाथ पकड़ लिया। एक सहज कदम आगे बढ़ाते ही आसपास का वातावरण विकृत हो गया। आदिम स्वर्ग के अराजक नियमों से गुजरने के कारण यीयून को चक्कर आने लगे, क्योंकि यह उसकी मानसिक शक्ति पर भारी पड़ रहा था। अगले ही पल यीयून एक विशाल मठ में पहुंच चुकी थी। यह मठ इतना ऊंचा और चौड़ा था कि इसकी लंबाई 1000 फीट तक थी। अगर कोई विशालकाय प्राचीन परी भी यहाँ होती तो वह आसानी से इसके बीच से गुजर सकती थी। यह मठ अज्ञात चट्टानों से बना था और अंत में एक देहाती शैली का कांसे का दरवाजा था। दरवाजा मठ जितना ऊंचा था और उस पर देवी देवताओं के अनेकों चित्र उकेरे गए थे। ये भव्य और प्रभावशाली था। यीयून और एल्डर शी मठ के सामने चींटियों की तरह प्रकट हुए। इस अनुभूति ने यीयून को दरवाजे के पीछे की चीजों के बारे में जानने के लिए उत्सुक कर दिया। इस समय एल्डर शी ने अपना हाथ बढ़ाकर दरवाजे पर धक्का दिया। इसके बाद 30 फुट मोटा और अथाह वजनी दरवाजा एल्डर शी के हाथों से खुल गया। पीतल के दरवाजे के पीछे का नजारा देखकर यीयून का दिल जोर से धड़कने लगा। दरवाजे के पीछे खाली जगह थी। वह स्थान धुंध से ढका हुआ था और यह अज्ञात था कि वह कितना विस्तृत था। इस बिंदु पर आकर भव्य मठ गायब हो गया, मानो वह शून्य का हिस्सा बन गया हो। लुओ वंश के जिन शिष्यों और श्वेत लोमड़ी वंश के शिष्यों का चयन किया गया था, वे पहले से ही इस स्थान पर प्रतीक्षा कर रहे थे। यीयून ने देखा कि धुंध के बीच कुछ देहाती चट्टानें तैर रही थीं। उनका कोई रंग नहीं था और वे पूरी तरह से धूसर थीं। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें अरबों वर्षों से दुनिया के किसी कोने में छोड़ दिया गया हो। यीयून ने अपनी मानसिक ऊर्जा से चट्टानों का अध्ययन करने से खुद को नहीं रोका। उसने पाया कि ये चट्टानें प्रथम स्तर की फे रिफाइनिंग रॉक से कुछ हद तक मिलती जुलती थीं, लेकिन इनसे निकलने वाली आभा फे रिफाइनिंग रॉक से पूरी तरह भिन्न थी। यीयून, क्या तुम ठीक हो? यीयून को आते देख गुकिंग आश्चर्यचकित रह गया और तुरंत उसके पास आ गया। आप इतनी जल्दी ठीक हो गए? यीयून को निष्कासित किए जाने का दृश्य सभी ने देखा था। वे उसकी चोटों से भलीभांति परिचित थे। सर्वोच्च श्रेणी के अवशेष के उपचार के बावजूद भी इतनी जल्दी ठीक होना मुश्किल था। आखिरकार अवशेष की श्रेणी जितनी उच्च होती है, उसके औषधीय तत्व उतने ही शक्तिशाली होते हैं। इससे अवशोषण की गति धीमी हो जाती है। तुमने तो वाकई बहुत जल्दी रिकवर कर लिया। लगता है तुम्हारी ताकत थोड़ी कमजोर है, लेकिन मार सहने की तुम्हारी क्षमता काफी अच्छी है। नोंग्यू ने मुस्कुराते हुए कहा। वही उनके साथ व्यंग्य नहीं कर रही थी, बल्कि वह बस बेबाक थी। हालांकि नोंग्यू के शब्द कानों को चुभ गए। नोंग्यंग ने अपनी छोटी बहन को घूर कर देखा। योए, बेवजह जिद मत करो। नोंग्यू ने जीभ बाहर निकाली और चुप हो गई। यीयून को भी कोई परवाह नहीं थी और उसने गुकिंग से कहा, कोई गंभीर बात नहीं थी। एल्डर शी ने बस मुझे आदिम स्थान के बारे में बताया था। इस जगह में क्या खास बात है? इसमें ऐसा क्या खास है? आदिम अंतरिक्ष का जिक्र होते ही गुकिंग के मन में थोड़ी उत्तेजना पैदा हो गई। उसने कहा, एल्डर दुवानमू ने अभी बताया था कि यह आदिम अंतरिक्ष ब्रह्मांड की रचना के समय बचा हुआ एक प्राचीन अंतरिक्ष है। यह अरबों वर्षों से अस्तित्व में है और हमारे लुओ कबीले को आदिम स्वर्ग की खोज करते समय संयोगवश यह अंतरिक्ष मिल गया, इसलिए इसे संरक्षित कर लिया गया। इस अंतरिक्ष में कई रहस्य छिपे हैं। इस धुंधले कोहरे को देखो। एल्डर दुवानमू ने अभी बताया था कि यह धुंधला कोहरा अराजकता की सबसे प्राचीन गैस है। इससे भी अधिक रोचक बात ये चट्टानें हैं। ये ब्रह्मांड की शुरुआत में बनी अराजकता की चट्टानें हैं। ये तो कैस्टोन हैं। यीयून घबरा गया। वह जाहिर तौर पर कैस्टोन्स के बारे में जानता था। 10,000 परियों के स्वर्ग में विश्व पत्थरों का उपयोग मुद्रा के रूप में किया जाता था। ये एक दुनिया के जन्म के समय ऊर्जा और नियमों के क्रिस्टलीकरण का प्रतीक थे। कैस्टोन्स की बात करें तो उनका मूल्य वर्ल्ड स्टोन से कई गुना अधिक था। वे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय कैस और ओरिजिन ऊर्जा की गैसों के क्रिस्टलीकरण से बने थे। उनमें ब्रह्मांड की सबसे सैद्धांतिक उत्पत्ति भी समाहित थी। विश्व पत्थरों में निहित ऊर्जा के कारण इनका उपयोग मुद्रा के रूप में किया जा सकता था। वहीं अराजकता पत्थरों की बात करें तो इनका मूल्य अत्यधिक होने के कारण इन्हें आमतौर पर बेचा नहीं जाता था। इनका उपयोग किसी शक्तिशाली गुड़ की नींव के रूप में किया जा सकता था। यीयून, इन कैस्टोन्स में केवल नियम ही नहीं है। एल्डर दुवानमू के अनुसार ये कैस्टोन्स फे रिफाइनिंग रॉक्स के समान हैं। इनमें प्राचीन फे के औरिक आकर्षण समाहित हैं। हालांकि यह प्राचीन फे आत्मा का सार नहीं है, बल्कि फे देवताओं की वास्तविक आभा है। जादुई देवता। गुकिंग की बातों से यीयून बुरी तरह डर गई। 12 प्राचीन परी देवता सर्वोच्च नियमों का सार थे। माउंट अजूर बिलो पर यीयून ने दिव्य स्तंभ और उन नक्काशी को देखा था जो लुओ वंश ने 12 परी देवताओं के लिए बनवाई थी। हालांकि वे दिव्य स्तंभ लुओ वंश के पूर्वजों द्वारा ही छोड़े गए थे। लुओ वंश के पूर्वज भले ही शक्तिशाली थे, लेकिन 12 दिव्य लोकों में उनकी तुलना कमजोर मानी जाती थी। उनकी साधना के स्तर और नियम संबंधी ज्ञान की सीमाओं के कारण उनके द्वारा निर्मित दिव्य स्तंभ परी देवताओं के वास्तविक नियमों का सटीक प्रतिरूपण नहीं कर सके। फे देवताओं की आभा को समाहित करने वाले कैस्टोन की तुलना में दिव्य स्तंभों में जमीन आसमान का अंतर था। यह माउंट एजोर बिलो एंशिएंट फे एडिफिस की सीमाएं भी थीं। हालांकि आदिम अंतरिक्ष में ऐसी स्थिति मौजूद नहीं थी। ये कैस्टोन्स में सीलबंद फे गॉड्स की आभा थी। ये वास्तव में उत्पत्ति के नियम थे।
क्या ये कैस्टोन हमें उधार दिए जाएंगे? ये यून भी उत्साहित थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जब गुकिंग ने आदिम अंतरिक्ष की उपयोगिता का जिक्र किया तो वह इतनी उत्साहित क्यों हो गई। शायद ऐसा ही हो, गुकिंग भी बेसब्री से इसका इंतजार कर रहा था। गुकिंग के अनुभव के बावजूद ये पहली बार था जब उसने कोई कैस्टोन देखा था। हमारे यहाँ मौजूद लोगों की संख्या से कहीं कम कैस्टोन हैं। हालांकि ये हमें उधार दिए जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए समय सीमा होनी चाहिए। ये पता नहीं है कि समय कैसे आवंटित किया जाएगा। इसके अलावा हमें इन्हें व्हाइट फॉक्स कबीले के साथ साझा करना होगा। व्हाइट फॉक्स कबीला, ये कहते हुए गुकिंग ने श्वेत लोमड़ी कबीले के प्रतिभाशाली लोगों को घबराहट भरी नजर से देखा। जूनियर ब्रदर ही, शायद आपको पता न हो कि श्वेत लोमड़ी कबीला फे जाति के सबसे बुद्धिमान और बेहद उच्च बोध क्षमता वाले कबीलों में से एक है। इसके अलावा जो लोग अपनी 9 पूंछ वाली श्वेत लोमड़ी की रक्तरेखा को जागृत करते हैं वे नियमशास्त्रीय अंतर्दृष्टि में अत्यंत निपुण होते हैं। उदाहरण के लिए शैडो ट्विंस इसका एक उदाहरण है। आदिम स्वर्ग में पहुंचते ही शैडो ट्विंस ने अपने पैरों का इस्तेमाल करके अव्यवस्थित ऊर्जा प्रवाह को समतल कर दिया था। इससे उनकी नियमशास्त्रीय समझ का स्तर स्पष्ट हो जाता था। गुकिंग की बातें तेज कानों वाली नोग्योए ने सुन ली। वह मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखने लगी। उसने ऐसी मुस्कान बिखेरी मानो अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रही हो। तुम्हारी समझ काफी अच्छी है और तुम गलत नहीं थे। मैं हत्या करने में माहिर नहीं हूं, लेकिन जब बात नियमों की समझ की आती है तो मुझे वे सबसे ज्यादा पसंद हैं। अध्याय 889, केवल सूप बचा है। एल्ड दुवानमू, लुओ कबीले और व्हाइट फॉक्स कबीले के शिष्यों के सामने खड़े होकर धुंध के बीच तैरती प्राचीन चट्टानों को देख रहे थे। यह आदिम स्थान लुओ दिव्य हॉल का केंद्र है। अराजकता पत्थरों में समाहित परिदेवताओं की आभाएं परिदेवता पत्थर कहलाती हैं। यहाँ कुल 27 परिदेवता पत्थर मौजूद हैं। 27 फे गॉडस्टोन आकार और गुणवत्ता में भिन्न हैं। जब आप उनके साथ ध्यान करते हैं तो आप अपनी पसंद के अनुसार उन्हें चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। जैसे ही एल्ड दुवानमू ने यह कहा, उन्होंने अपना हाथ हिलाया। उनकी आस्तीनों से दर्जनों सफेद किरणें निकलीं और वे सभी के हाथों में जा गिरीं। येयून ने सफेद प्रकाश की एक किरण को पकड़ लिया। यह एक जेड पत्थर की पर्ची थी। येयून ने अपनी चेतना को उसमें लीन कर लिया। जेड की पर्ची ने प्रत्येक फे गॉडस्टोन में समाहित फे गॉड की आभा के साथ साथ प्रत्येक फे गॉडस्टोन के गुणों का भी परिचय दिया। सबसे बड़ा फे गॉडस्टोन लगभग 1 वर्ग फुट का था, लेकिन वह इतना भारी था कि येयून को इस पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा था। 1 वर्ग फुट का फे गॉडस्टोन 100 पहाड़ों से भी भारी था। अगर इसे जमीन पर फेंका जाता तो अपने अत्यधिक भार के कारण ये सीधे किसी तारे के केंद्र में समा जाता। संभवतः इसी कारण से 1 वर्ग फुट आकार के फे गॉडस्टोन को पेनेट्रेटिंग स्टार रॉक कहा जाता था। हालांकि पेनेट्रेटिंग स्टार रॉक सबसे बड़ा पत्थर था, लेकिन वह सबसे कीमती नहीं था। एक फे गॉडस्टोन था जो पेनेट्रेटिंग स्टार रॉक से भी दुर्लभ था, जिसका नाम थरी गॉड सील था। थरी गॉड सील पत्थर लगभग आधा फुट लंबा था। इसके भीतर फे देवताओं के 3 अलग अलग और 21 सील बंद थे। फे देवताओं के तीनों स्वर्णिक आकर्षण इस फे गॉडस्टोन में एक में विलीन हो गए थे, जिसके कारण इसका मूल्य अन्य सभी फे गॉडस्टोन से कहीं अधिक हो गया था। पेनेट्रेटिंग स्टार रॉक और थरी गॉड सील मूल रूप से आदिम अंतरिक्ष में सर्वश्रेष्ठ फे गॉडस्टोन थे। बाकी सब उनसे कहीं ज्यादा खराब थे। येयून ने जेड पर्ची नीचे रख दी और अपने पीछे खड़े लोगों पर नजर डाली। वहां लगभग 70 शिष्य थे जिन्हें आदिम अंतरिक्ष में प्रवेश करने का अधिकार था। हालांकि फे गॉडस्टोन केवल 27 ही थे। सभी के लिए पर्याप्त नहीं थे। एल्ड दुआनमू को देखकर कई लोगों को इस समस्या का एहसास हुआ। फे गॉडस्टोन की प्रस्तावना पढ़ने के बाद जेड स्लिप वापस कर दें। आदिम स्थान में प्रवेश करने वाले शिष्यों की कुल संख्या 71 है। जो शिष्य पहले प्राचीन परी को मारने में असफल होते हैं वे आदिम अंतरिक्ष में दिन में केवल 8 घंटे ही रह सकते हैं। जो लोग पहले प्राचीन परी को मारने में कामयाब हुए उन्हें प्रतिदिन 16 घंटे आदिम अंतरिक्ष में रहने की अनुमति है। फे गॉडस्टोन के चयन की बात करें तो राजकुमारी व्हाइट फॉक्स सबसे पहले चुनेगी, उसके बाद जियानजू, फिर वुफेंग, शैडो ट्विंस, लुओमो और फिर येयून। एल्ड दुवानमू ने फिर रिफाइनिंग रॉक एरे में सर्वश्रेष्ठ परिणाम प्राप्त करने वालों के नाम क्रम से पढ़े। परिणाम जितने बेहतर होते थे उन्हें उतनी ही अधिक प्राथमिकता दी जाती थी। इसके अलावा हर किसी के लिए केवल एक ही फे गॉडस्टोन चुनने की सुविधा नहीं थी। उदाहरण के लिए राजकुमारी व्हाइट फॉक्स की पसंद को बाकी सभी से अधिक महत्व दिया जाता था। वह प्रतिदिन 16 घंटे किसी भी फे गॉडस्टोन को चुनने में बिता सकती थी। यदि राजकुमारी व्हाइट फॉक्स सबसे गहन त्रिदेव मोहर का चयन करती है तो उसे 2/3 समय के लिए त्रिदेव मोहर का अनन्य उपयोग प्राप्त होगा। शेष 1/3 हिस्सा संभवतः जियानजू को मिलेगा। केवल 2 लोग ही त्रिदेव मोहर को अपने पास जमा कर सकते थे। जियानजू के पास अभी भी काफी समय बचा था और यह स्वाभाविक ही था कि वह दूसरे सबसे मूल्यवान भेदनशील तारा चट्टान को ही चुनेगा। पेनेट्रेटिंग स्टार रॉक के लिए बचे हुए समय का इस्तेमाल निस्संदेह वुफेंग और शैडो ट्विंस ही करने वाले थे। जब तक येयून और लुओमो की बारी आएगी तब तक सर्वश्रेष्ठ फे गॉडस्टोन के लिए बहुत कम समय बचेगा। येयून और लुओमो केवल राजकुमारी व्हाइट फॉक्स के 3 देव मोहर को अस्थायी रूप से छोड़ने का इंतजार कर सकते थे जब वह इससे कोई अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में विफल रही, ताकि उन्हें 3 देव मोहर का अध्ययन करने के लिए आवश्यक बहुमूल्य समय मिल सके। बाकी लोगों की बात करें तो जिन्होंने पहले प्राचीन फे को भी नहीं मारा था उन्हें थरी गॉड सील को छूने का भी कोई मौका नहीं मिला। आवंटन के नियमों को समझने के बाद कई लोगों के चेहरे पर असंतोषजनक भाव आ गए। उनमें से एक रानजुएई थी। उन सभी शिष्यों में से जिन्होंने पहले प्राचीन परी को नहीं मारा, रानजुएई सबसे लंबे समय तक कुल 9 मिनट तक जीवित रही। इस परिणाम से रेनजुएई काफी आत्मसंतुष्ट महसूस कर रहा था। हालांकि जब वह फिर रिफाइनिंग रॉक सरनी से बाहर निकला तो उसे सूचना मिली कि येयून, जो उसके साथ सरनी में प्रवेश कर चुका था, ने पहले प्राचीन फे को मारने में कामयाबी हासिल कर ली है। ये बात पहले उतनी मायने नहीं रखती थी, लेकिन अब उसे बताया गया कि पहले प्राचीन परी को मारने में असफल रहने के कारण परिदेव पत्थरों से अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए उसे जो समय मिला था वह बाकी परियों के समय का आधा था। इसके अलावा उसे बाकी लोगों के पहले चुनाव करने का इंतजार करना पड़ा। ऐसे में वह कैसे संतुष्ट हो सकता था? बड़े दुआनमू, ये नियम कैसे काम कर सकता है? क्या हम अपने लुओ कबीले के सबसे अच्छे संसाधनों को श्वेत लोमड़ी कबीले को सौंप नहीं रहे हैं? रेनजुएई चिंतित थी। लुओ डिवाइन हॉल की परीक्षाओं के लिए केवल 18 वर्ष बचे थे।
ये समय अत्यंत मूल्यवान था और काफी हद तक उनकी भविष्य की सफलता को निर्धारित करेगा। हालांकि नियमों के अनुसार रान जुएई को केवल थोड़ी सी ही जानकारी मिल पाए। जियान झू और उसके साथियों के सामने उसकी हार निश्चित थी, यहाँ तक कि वह यून से भी कमतर साबित हो सकता था। रान जुएई की आवाज़ सुनकर एल्डर दुवानमू ने भौहें चढ़ाकर ठंडे लहजे में कहा, श्वेत लोमड़ी कबीले को यह सौंपना इसलिए है क्योंकि तुम उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। नियम यही है, श्वेत लोमड़ी कबीले को लुओ दिव्य हॉल में भले ही ज्यादा संसाधन मिले, लेकिन राजकुमारी बैंगनी आत्मा को भी श्वेत लोमड़ी कबीले से ज्यादा संसाधन मिलेंगे। हर किसी को जो मिलता है वो उसके अपने कर्मों पर निर्भर करता है। एल्डर दुवानमू ने रान जुएई के सामने ही उसे जमकर डांटा, जिससे वह अवाक रह गया। भला वह क्या कह पाता। फिर रिफाइनिंग रॉक की परीक्षा में वह यून को हरा नहीं पाया था, जिसकी शक्ति उससे कम थी। राजकुमारी श्वेत लोमड़ी, आप शुरुआत कर सकती हैं। यदि आप चाहें तो आप प्रतिदिन अपने ध्यान के लिए निर्धारित समय में शामिल हो सकती हैं। आप चाहें तो 1 महीने तक लगातार इसका अध्ययन भी कर सकती हैं। जेड की पर्चियों में केवल परिदेव पत्थरों का सामान्य परिचय दिया गया था। ये देखने के लिए कि यह अपने लिए उपयुक्त है या नहीं, व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से इसका अध्ययन करना आवश्यक था। धन्यवाद सीनियर दुआनमू। राजकुमारी व्हाइट फॉक्स मुस्कुराए और अराजकता की गैसों के धुंधले कोहरे में कदम रखा। कोहरे में उसका शरीर धुंधला सा दिखने लगा और कुछ ही क्षणों बाद वह कोहरे से बाहर निकली और बोली, मैं 20 दिनों के लिए थरी गॉड सील और 10 दिनों के लिए पेनिट्रेटिंग स्टार रॉक का चयन करूंगी। राजकुमारी श्वेत लोमड़ी ने अपना निर्णय ले लिया। हालांकि जब वहां उपस्थित लुओ कबीले के शिष्यों ने यह सुना तो उनके दिल में दर्द सा महसूस हुआ। पल भर में ही 2 सबसे बेहतरीन फे गॉड स्टोन ले लिए गए। इतना ही नहीं, ये तो सिर्फ पहला व्यक्ति था और इतना समय बीत चुका था। जब उनकी बारी आएगी तो कितना बचेगा। एल्डर दुआनमू को राजकुमारी श्वेत लोमड़ी के इस चुनाव पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ। सभी परिदेव पत्थरों में से त्रिदेव मोहर सबसे अधिक शक्तिशाली थी। इसमें निहित नियम भी सबसे जटिल थे, इसलिए राजकुमारी श्वेत लोमड़ी द्वारा इसे चुनना स्वाभाविक था। अगला जियान झू ने वुफेंग को बहुत कम अंतर से हराया था, लेकिन अब वह मामूली बढ़त बेहद महत्वपूर्ण थी। वरिष्ठ दुआनमू, मैंने भी यही चुना है। मैं पहले 20 दिनों तक पेनिट्रेटिंग स्टार रॉक का अध्ययन करूंगा, उसके बाद 10 दिनों तक थरी गॉड सील का अध्ययन करूंगा। जियान झू द्वारा फे गॉड स्टोन्स का अध्ययन करने का समय राजकुमारी व्हाइट फॉक्स के अध्ययन के समय के पूरक था। पहले महीने में 2 सर्वश्रेष्ठ फे गॉड स्टोन पर उन दोनों का एकाधिकार था। वहां मौजूद लुओ वंश के कई शिष्यों को कड़वाहट महसूस हुई। कुछ अन्य लोगों को मांस खाने का मौका मिला, जबकि उन्हें पीने के लिए केवल सूप ही मिला। राजकुमारी श्वेत लोमड़ी और जियान झू ने पहले 30 दिनों तक अपना वर्चस्व बनाए रखा था। नियमों के अनुसार उसके बाद उन्हें विश्राम का समय मिलना था। इस दौरान थरी गॉड सील और पेनिट्रेटिंग स्टार रॉक मुक्त रहेंगे। हालांकि वुफेंग और शैडो ट्विंस खाली समय को आपस में बांटने में कोई संकोच नहीं करेंगे। इसके साथ ही कुछ विशेष नहीं बचा था और अब तक लुओमो और यी यून की बारी थी।